ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़मा ख्वाइस के, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के, रंगो आब तुमसे है सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर शो जहाने रमज़ान 365 न्यूज़ पे। मैं हूं मंशा पाशा और ये है मेरी ज़हीन प्यारी दोस्त जाले सरहदी। आज पाकिस्तान रेजोल्यूशन डे है, जो एक बहुत ही अहम दिन है सब पाकिस्तानियों के लिए। लाहौर रेजोल्यूशन पास हुआ था आज, और एक शुरुआत हुई थी इस सोच की कि हमारे जो हम सब कॉन्टिनेंट के लोग हैं, मुसलमान हैं, उनके लिए एक अलग मुल्क होना चाहिए जिसका नाम हुआ था फिर पाकिस्तान। तो ये पाकिस्तानियों के लिए एक इट्स अ डे क्लोज टू आवर हार्ट्स, बिकॉज हमारी जो ये आइडेंटिटी है, ये आज ही दिन हमने सोचा था कि ये हमारी आइडेंटिटी होगी पाकिस्तान। और इसी से रिलेटेड हमारा जो आज का मौजू है वो है ही आइडेंटिटी, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं लेकिन अपनी आइडेंटिटी को लेके कभी कभार कंफ्यूज रहते हैं कि हमारी क्या जो है ना प्लेस है इन द वर्ल्ड। ऐसा ही है चले? एब्सोल्युटली। और ऑनेस्टली मुझे फील ये होता है कि हम हमेशा ही कंफ्यूज रहते हैं, और ये अब एक दूसरे को बता रहे होते हैं अपनी सोच के, शायद हम ये हैं, शायद हम ये हैं, और अपने आप को पहचानने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। और ये वो ज़माना था जब बहुत केयर, और 23 मार्च इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज उस वक्त आप लोगों ने, जो लोग हमारे आबाओ अजदाद थे, उन्होंने एक्चुअली असर्टन कर लिया था कि हम हैं कौन और हमें क्या चाहिए। तो वो लोग डिसीजन उन्होंने बना लिया था, लेकिन अब हम लोग एक इनडिसाइसिव दौर में हैं, जहाँ पे ना हमें ये पता है कि हमारे एक्चुअल ट्रेडिशंस, कल्चर्स और वैल्यूज़ क्या हैं। हम अपने रंग को लेकर इनसिक्योर हैं, हम अपनी बात को लेकर इनसिक्योर हैं, हम अपनी ज़बान को लेकर इनसिक्योर हैं। उर्दू ज़बान इतनी खूबसूरत है, उसको बढ़ावा नहीं दिया जा रहा हमारे स्कूलों में। ज़्यादा जो है रीजनल लैंग्वेजेस हैं उनको भी उस तरीके से भी नहीं सेलिब्रेट नहीं किया जाता, बल्कि बाज़ औक़ात लोग जो हैं वो अपनी जो रीजनल ज़बान है उसको लेके ज़रा शर्मिंदा से होते हैं। उनको I don't know why आपको ये महसूस होता है कि आप किसी से कम हैं किसी भी तरह से, बल्कि दुनिया में एवरीवन, आप कहीं भी जाएं किसी भी मुल्क में, अगर आप लैटिन कंट्रीज़ में जाएं जहाँ पे लैटिन ज़बानें बोली जाती हैं, जैसे फ्रेंच हो गई और इटालियन हो गई और स्पेनिश हो गई, तो वो लोग इतना खुश होते हैं अपने कल्चर, अपने हेरिटेज को लेकर, एंड दे प्रमोट इट एंड दे डोंट वांट टू फॉल अंडर द होल आइडिया ऑफ के अंग्रेज़ी जो है वो बोलना बहुत ज़रूरी है। हाँ, अंग्रेज़ी बोलना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज इट्स अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन फॉर द एंटायर वर्ल्ड, लेकिन आप अपनी आइडेंटिटी कैसे खो सकते हैं? जाले, मैंने नोटिस किया था कि थ्रू आउट जो है ना मेरा बचपन, जो क्रिकेटर्स जो सही से अंग्रेजी नहीं बोलते थे उनका मजाक उड़ाया जाता था, उनको समझा जाता था जैसे कि वो बाहर मुल्क जाहिर सी बातें काम करते हैं। तो जब उनसे इंटरव्यू लिया जाता था, तो अगर वो टूटी फूटी अंग्रेजी में बात कर रहे होते थे या उनसे सही से जवाब नहीं दिया जाता था, तो यहाँ पे लोग शर्मिंदा होते थे कि देखिए इसको तो बोलना ही नहीं आता, और मजाक उड़ाते थे। नहीं, अब भी होता है। This has been carrying on। और जबकि टेनिस प्लेयर्स हैं जो बहुत फेमस टॉप टेनिस प्लेयर्स हैं, राफेल नडाल है, और हैं जो अलग अलग ममालिक से हैं, स्पेन से हैं या किसी ऐसे मुल्क से हैं जहाँ उनको अंग्रेजी नहीं आती, the first language is not English। हाँ, वो जब बोलते हैं और टूटी फूटी अंग्रेजी बोलते हैं तो उसको बड़ा क्यूट समझा जाता है कि हाँ, लुक एट हिम। पता है, सोफिया वर्गारा इज अ वेरी फेमस एक्ट्रेस एंड शी आई थिंक क्यूबन है, आई थिंक शी इज क्यूबन, और स्पेनिश है या क्यूबन है। हाँ, मतलब शी स्पीक्स डिफरेंट लैंग्वेज, इंग्लिश इज नॉट हर फर्स्ट लैंग्वेज। सो वो एलन डिजेनरेस एक बहुत फेमस शी इज़ अ कॉमेडियन ऑल्सो, शी इज़ अ होस्ट ऑल्सो। उनका शो होता था, उस पर जितनी मरतबा भी गई तो उन्होंने हमेशा जो है सोफिया वर्गारा की अंग्रेज़ी का मजाक उड़ाया। एंड सोफिया वर्गारा, आपको तो खुश होना चाहिए कि कोई और मुल्क का कोई आता है और किसी और ज़बान से आता है और वो आपकी ज़बान आपसे बेहतर बोल रहा होता है। अक्सर औकात मैंने ये देखा है, क्योंकि जब इंसान नया नया सीखता है ना, तो वो उसकी तह तक पहुंचता है। आप जो है फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, जैसे उर्दू ज़बान है, ठीक है, मेरे घर में जो है उर्दू नहीं बोली जाती थी इतनी, बिकॉज फॉर सम रीज़न मेरे अम्मा अब्बा जो हैं दोनों ऐसे स्कूल से भी पढ़े थे और उनके घराने भी ऐसे थे कि वहाँ पर उर्दू मेन लैंग्वेज नहीं होती थी। वो
कॉन्वेंट में से थी, मेरे अब्बा जो हैं वो बाहर से पढ़े हुए थे। सो मैंने ये कॉन्शियस एफर्ट किया था मंशा कि मैं ज़बान से जुड़ूँ, और मैंने जाके अनअब्रिज वो होते हैं कि जिसमें आपको बिल्कुल वही चीज़ पेश की जाती है किताब में जिस तरह से उसको लिखा गया था ओरिजिनल ऑथर ने। सो मैंने जो है वो सादत हसन मंटो, बानो कुदसिया, खुशवंत सिंह बेदी और ये सारे जितने ग्रेट्स थे उनको एक्चुअली उर्दू में पढ़ा, इसीलिए कि मुझे ज़बान से मोहब्बत है, बिल्कुल मुझे हमारे कल्चर से मोहब्बत है, मुझे इस मिट्टी से मोहब्बत है। ठीक है, दुनिया के स्कूल ऑफ थॉट्स आपको अपना लेने चाहिए, बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं जो वेस्ट ने आपको दी हैं, लेकिन वेस्ट ने हमारी अच्छी चीज़ें ले ली। हाँ, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी नहीं है ना। यू हाँ। कैन बी यू कैन बी अ मुस्लिम, यू कैन बी अ पाकिस्तानी, यू कैन बी अ सिंधी, पंजाबी, बलोच, ऑल ऑफ दीज डिफरेंट एथनिसिटीज कैन एग्जिस्ट, और आपका एक्सपोजर भी हो सकता है, आप कुछ आइडियाज़ आपकी जो है वो बैरून पाकिस्तान की जो फ़िलासफ़ीज़ हैं उनमें से भी हो सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें एक इंसान में एक वक्त पे एग्जिस्ट कर सकती हैं विदाउट इट बीइंग इन कॉन्फ्लिक्ट विद ईच अदर। ये मेरी सोच है। बिल्कुल सही है आपकी सोच। और मैं बड़ी खुश नसीब हूँ कि मेरे जो वालिदैन हैं, अम्मी अब्बू, हालांकि वो दोनों कॉलेज में साथ थे, तो वो दोनों एक दूसरे से, मेरे अब्बा और मेरे अम्मा एक दूसरे से उर्दू में बात करते थे, लेकिन हम बच्चों से, क्योंकि दोनों सिंधी थे, तो हमसे सिंधी में बात करते थे। और मेरी अम्मी कॉन्वेंट से पढ़ी थी, क्योंकि उस वक्त जब वो बड़ी हो रही थी तो बहुत सारे कॉन्वेंट्स थे, तो शी वॉज टॉट इंग्लिश प्रॉपरली, सो शी देन इंश्योर्ड कि वो घर में अंग्रेज़ी भी बोलें। तो इस तरीके से हमें तीनों ज़बान जो है ना आ गई, बिकॉज सिंधी में भी उन्होंने बात की, फिर अंग्रेज़ी में भी बात की, और उर्दू में हम स्कूल में भी बात करते थे। तो दिस आई थिंक दैट्स वेरी गुड। एक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, आपको अपने रूट्स के साथ जुड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप अपने रूट्स के साथ नहीं जुड़े रहेंगे ना, रूल्स एंड रेगुलेशंस इसलिए होते हैं ताकि आप ग्राउंडेड रहें, आपके पास एक चीज़ हो जहां आप आते हो। लाइक मैं अपना मुल्क नहीं छोड़ सकती, मतलब मुझे बहुत इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं कि आप चले जाओ बाहर, सिक्योरिटी और फिर आप तो खैर दुनिया इज़ इन डिसअरे राइट नाउ, सिक्योरिटी कंसर्न्स हमारे लिए बहुत सारे बाहर ममालिक में होंगे, लेकिन मैं हमेशा जहाँ भी जाऊँगी ना, मैं थर्ड वर्ल्ड कंट्री का हिस्सा होंगी और थर्ड रेट सिटीज़न होंगी। ये मेरा मुल्क है और इसको मुझे बेहतर करना है, और मुझे आइडेंटिटी क्राइसिस से बाहर निकलना है। मुझे शलवार कमीज़ पसंद है, हमारे कल्चर का हिस्सा है। मुझे ईद मनाना, मुझे यहाँ पे बहुत सारे और त्यौहार भी होते हैं, मतलब हमारे साथ हमारी हिंदू कम्युनिटी भी है, हमारी पारसी कम्युनिटी भी है, उनके 9 रोज़ होते हैं, उनकी दिवाली होती है, ये सब हमारा कल्चर का भी हिस्सा है और हमारे मुल्क का हिस्सा है, शेयर्ड आइडेंटिटी है। हम बिल्कुल नहीं भूल सकते कि जो हमारे फ्लैग में वाइट है वो कितना एक बड़ा हिस्सा है, हमारी आइडेंटिटी का वो एक हिस्सा है, और हमारी हिस्ट्री का वो एक हिस्सा है। क्योंकि ये बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान को ही चुना, उन्होंने ये चुना कि वो पाकिस्तान में रहें, वो पाकिस्तान का एक हिस्सा बने, और वो कंट्रीब्यूट करते हैं ना सिर्फ हमारे कल्चर में, हमारे मुल्क में, हमारे जीडीपी में, लेकिन वो हमारी आइडेंटिटी में भी कंट्रीब्यूट करते हैं। दैट्स अ वेरी वेरी वैलिड पॉइंट मंशा, थैंक यू सो मच फॉर दैट। और इस चीज़ को ना मद्देनज़र रखते हुए हम लोग मीडिया की, क्योंकि हम मीडिया से हमारा ताल्लुक है, तो हमसे अक्सर यही सवाल उठाया जाता है कि हम तो एक्चुअली बीइंग पाकिस्तानीज़, ऑनेस्टली स्पीकिंग, हमारा बहुत मीडिया जो है वो काफ़ी हमारे कल्चर से करीब है, मुझे इस तरह से फील होता है। स्पेशली जो हमारे ड्रामे हैं, फिल्मों की तो खैर मैं बात नहीं करूँगी, बिकॉज हमारी फिल्में इतनी बनती ही नहीं हैं कि उसके ऊपर कोई हमारे सोच विचार हो या उसके ऊपर कोई हमारा आइडिया हो, बट ड्रामे जो हैं वो काफ़ी हमारे ही मसले मसाइल को उजागर करके, हमारे कल्चर को उजागर करके होता है। मैंने इंडियंस का भी देखा है कि वो लोग, उनके ड्रामों का बहुत, हम लोग जनरली डेली सोप्स का मजाक उड़ाते हैं बिकॉज ओवर द टॉप होता है, ठीक है, OTT, बहुत ज़्यादा ज्वेलरी है, बहुत ज़्यादा मेकअप है, उठे हैं तो साड़ी पहनी हुई, यस, टिश 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 बैंग्स है, बट दैट बीइंग सेड, आप उनके ड्रामे देखो, उसमें अगर बिहार में हो रहा है तो वो बिहारी कल्चर प्रमोट हो रहा है, उसकी ज़बान प्रमोट हो रही है। अगर वो हैदराबाद दक्कन से हैं तो उनका बोलने का अंदाज़ वैसा है, अगर वो आगरा से हैं तो उनकी उर्दू इस कदर साफ़ है और उनके जो तलफ़्फ़ुज़ हैं वो इतने क्लियर हैं। सो वो लोग अपने कल्चर को बहुत ओन करते हैं और प्रमोट करते हैं। तमिल, मराठी, जो भी वहाँ की रीजनल लैंग्वेजेस हैं, उनका जो रीजनल सिनेमा है, वो तो अब कहते हैं कि इस रीजनल सिनेमा ने बॉलीवुड को ओवरटेक कर दिया है, क्योंकि लोग जो है, क्योंकि वो अलग ज़बान है, हर जगह इंडिया में नहीं बोली जाती, लेकिन उसको डब करके या सबटाइटल्स के तौर पे देख के लोग उसको इतना पसंद करते हैं। तो आई थिंक आई डू वॉन्ट टू ऑल्सो टॉक अबाउट, जो हमारे आगे के गेस्ट आएंगे उनसे हम ये भी बात करेंगे कि जो पाकिस्तानी अवाम है, इनको जो ये आइडेंटिटी क्राइसिस है, ये क्यों हुआ है, क्या ये पॉलिटिकल भी है, क्योंकि हमारी जो हिस्ट्री रही है और दुनिया भर में थोड़ा बहुत पाकिस्तानियों को स्पेशली आफ्टर 9/11 हमको थोड़ा सा वो मार्जिनलाइज भी कर दिया और मंशा, आई थिंक अ बिग पार्ट ऑफ इट इज़ एजुकेशन।
आई ऑलवेज एट्रीब्यूटेड टू एजुकेशन। एजुकेशन से सिर्फ आपको डिग्री नहीं मिलती और सिर्फ आपको जो है वो एक मौका नहीं मिलता कि आप दुनिया में जाकर अपने लिए जो है वो पैसे कमा सकें या एक सर्टन स्टेटस आपका हो, सोशल स्टेटस आपका हो। आपको आगाही देती है एजुकेशन, आपको एक्सपोजर देती है, आप हिस्ट्री को जान सकते हैं, आप देख सकते हैं हिस्ट्री में जो अच्छी चीज़ें हुई और जो गलतियाँ हमारे आबाओ अजदाद से हुई उससे सीख सकते हैं। तो मसला So ये भी है education का जाले major कि issue है। लोग अपनी गलतियां मानना ही नहीं चाह रहे। जो हमारी हिस्ट्री अगेन एजुकेशन, हाँ, जो हमारी हिस्ट्री में हमारी गलतियां हैं, क्योंकि हर मुल्क में होती हैं, ये एक ग्रोइंग सिचुएशन है कि जो मुल्क जो है ग्रो करता है उसमें ऑफ कोर्स गलतियां भी होती हैं, लेकिन अगर आप उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप उनको नज़रअंदाज करेंगे, उनसे मुंह फेर लेंगे, तो आप कभी आगे जो है उससे आगे बढ़ेंगे नहीं, आप वो मिस्टेक्स दोहराएंगे क्योंकि आपने उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया। जब आपने उसको एक्सेप्ट नहीं किया तो आपने जो सबक है उसको हासिल ही नहीं किया। तो हिस्ट्री रिपीट तभी ऐसे नहीं होगी जब आप हिस्ट्री की गलतियां जाकर देखेंगे और बोलेंगे हाँ ये चीज़ जो है वो सही नहीं थी, तो इस चीज़ को दोहराना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये चीज़ अच्छी थी और ये वापस लाना बहुत ज़रूरी है। जैसे कल हम लोग जो बात कर रहे थे, आई थिंक वाटर कंजर्वेशन के हवाले से, तो हमें पता चला कि 1960 में एक प्लांट यहाँ पे था और एक मशीन यहाँ पे है जिसकी मेंटेनेंस के पैसे नहीं है हमारे पास, जो ग्रे वाटर को जो है वो यूटिलाइज कर सकता है और फिल्टर कर सकता है। सो ये सारी चीज़ों के ऊपर ना रोशनी डालना, ये मैंने ये सोचा है कि क्योंकि मीडिया जो है वो इतना बड़ा इम्पैक्ट रखता है दुनिया भर में कि अभी जो आप प्रोपागेंडा देख रहे होते हैं ना, बड़ी बड़ी न्यूज़ की जो चैनल्स चल रहे होते हैं वहाँ पर, और वो प्रोपागेंडा इतना ज़्यादा इंटेंस है कि हम सब उसकी लपेट में आ गए और अब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें खुलना शुरू हुई हैं बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। सो मीडिया हैज़ अ बिग इम्पैक्ट एंड विच इज़ वाई हमारी ये कोशिश रही है थ्रू आउट जहान रमज़ान में कि हम ऐसे ऐसे जो है वो मसले मसाइल उजागर करें जिनकी निशानदेही करना ज़रूरी है ताकि वो आगे जाके सोल्यूशन और किसी चीज़ को सेलिब्रेट करने का भी ये मतलब है कि आप ये नहीं कि आप सिर्फ सेलिब्रेट करें, लेकिन उस पर गौर करें, उसको समझें, उसकी हिस्ट्री को आगे पीछे, और जो आपके उम्मीद है उसको लेके आप आगे चलें, अपनी गलतियों को का सोच कर अपनी जो उम्मीदें हैं उनको अपने दामन से बांध रखें। और हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि हमारे पास हर सवाल का जवाब है, लेकिन हमारे पास सवाल हैं और शायद जवाब आपके पास है। लेकिन इसके बाद हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, बिकॉज बहुत सारे हमारे सवालों के जवाब देंगे वो एक शख्सियत जो हमारे पास यहाँ पे होती हैं और मंशा के बकौल पाई जाती हैं, यहाँ पे ही पाए जाते हैं सो प्लीज़ नाज़रीन आप लीजिए एक छोटी सी ब्रेक। आप लोगों को आज के रोज़े की बहुत बहुत मुबारकबाद एंड आप जल्दी से लौट कर आइए। आप देख रहे हैं जहान रमज़ान ओनली ऑन 365 न्यूज़। वेलकम बैक, खुश आमदीद। आप देख रहे हैं जहान रमज़ान 365 न्यूज़ पर, और आज 23 मार्च के इस अमेजिंग दिन पर हम कॉन्वर्सेशन जो है हमने शुरू की थी अबाउट आर आइडेंटिटी एज पाकिस्तानीज, एज सिंधीज, एज बलोचीज, एज पंजाबीज, एज जितने भी यहाँ पे हम लोग कल्चर्स मौजूद हैं यहाँ पे, सब कल्चर्स, सब लिटिल हर चीज़ है, हम जितने भी रिलीजन्स भी हैं हम लोग, और बहुत सारे रिलीजन्स यहाँ पे मौजूद हैं, कि हम अपनी आइडेंटिटी क्यों कहीं खो देते हैं और क्यों डाइल्यूट हो जाती है, और वो क्यों जानबूझकर डाइल्यूट करते हैं, और वो सेलिब्रेट उस तरीके से नहीं होती जिस तरीके से होनी प्रमोट चाहिए, भी नहीं करते हम, जो कि हमारी तो कोशिश हम ये कर रहे हैं। और आज हम ये सवाल उठा रहे हैं, लेकिन हमने जोहेब हसन की तरफ ये सवाल उठाया था तो वो पता नहीं कहाँ पॉलिटिकल कहीं ले गए, वो पता नहीं कौन सी उन्होंने एंगल उसमें से निकाला। मैंने हिस्ट्री में गोते खाना शुरू कर दिया। ये पहले तो आप ये बताइए, जो जामनी रंग पहन के आप बैठे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? भाई ये मुझे किसी ने दिया, गिफ्ट दिया, तो मैंने कहा ठीक है यार, उसका दिल रखना चाहिए। हाँ, तो ये कहीं से आया, तो मैंने कहा ये स्पेन से आया? नहीं, ये स्पेन से नहीं आया, ये यही किसी हमारे प्यार करने वाले, मोहब्बत करने वाले ने किसी ने दिया, तो मैंने कहा भाई पहनना चाहिए। जेंडर न्यूट्रल रख रहे हैं आप, ये जो प्यार करने वाले और ये मोहब्बत करने वाले, कमी है मोहब्बत की आजकल। आप जो कह रहे हैं ना, वो जो आइडेंटिटी क्राइसिस की आप बात कर रहे हैं, नहीं बिल्कुल हम नहीं चाहते कि नो यू हैव लॉट्स ऑफ फैंस। हाँ, तो खैर ये कि बस था, तो मैंने कहा चले लाल भी हो गए, पहन लेते जैसे भी। अगर आप इनके फेस पे फोकस करें फुल, कोई ब्लश भी कर रहे हैं। एनीहू, सो हम लोग बेसिकली 23 मार्च के हवाले से बात कर रहे थे, और मैं यही कह रही थी मंशा से, हम लोग का ये इंट्रो में यही जिक्र हो रहा था कि हम लोग इतने डिसाइसिव थे उस वक्त, रेजोल्यूशन इतनी अच्छी थी, सब कुछ क्लियर कट था, एंड ओवर द इयर्स हमने कुछ चीज़ें खो दी अपनी पाकिस्तान के जो क्रिएशन के बाद। हाँ, और वो बिल्कुल पॉलिटिकल बात नहीं है, वो मैं आपको कल्चरल बात कर रही हूँ। लाइक जब मेरा एडवेंट हुआ इस दुनिया में, मेरी पैदाइश हुई, मैं यहाँ आई, तो मैंने जो फील किया और नोटिस किया कि वो हमारी जो ज़बान है, एक तो इतनी खूबसूरत, इतनी शीरीं ज़बान है,
ठीक है, उस पर कोई फोकस नहीं है, उस पर कोई नए राइटर्स लिख नहीं रहे। मुझे अगर कुछ नया पढ़ना होता है तो मैं डाइजेस्ट उठाती हूँ, शोआ खवातीन डाइजेस्ट, जहाँ से मुझे कुछ नया, वरना मैं पुराने ग्रेड्स उठा के पढ़ती हूँ। बिल्कुल ऐसे। सो उस पर रुझान नहीं रहा। कल्चरली हम लोग जो है अपने आप को फॉर सम रीज़न कमतर समझते हैं कि अगर किसी ने जो है वो पहन लिया, क्या कहते हैं, सूसी पहन लिया, तो बोलते हैं यार ये देखो ना कितनी और साड़ी भी, और साड़ी भी अगर पहनते हैं लोग तो उनको ये दूसरे लोग ये कहते हैं कि ये हमारा ड्रेस नहीं है, जज करते हैं लोग, हाँ, इंडियन ड्रेस है, जबकि हम हैं इंडियन सबकॉन्टिनेंट का ही हिस्सा है और यही हमारी हिस्ट्री रही है। लेकिन क्योंकि हमारे वो नेबरिंग कंट्री के साथ जरा ताल्लुकात जो है इतने अच्छे नहीं है, वो एक बहुत ब्रॉडर चीज है। लेकिन वेयर डिड दिस हैपन एंड व्हाई? देखिए, जैसे आपने बात का आगाज किया था ना, बहुत पाकिस्तान जो है ना वो एक जैसे ये फूल रखे हैं ना, एक गुलदस्ते की तरह है पाकिस्तान। तो इस गुलदस्ते में हर किस्म का फूल है, Exactly. ठीक है, उसकी अपनी खुशबू है और यही हमारा खासा है। हाँ। यही स्पेशलिटी है पाकिस्तान की कि वो एक साथ जब मिलते हैं तो बड़ा ज़बरदस्त एक कॉम्बिनेशन बन जाता है। तो आपने जो बात की ना कि हम कहीं ना कहीं अपनी शनाख्त में थोड़ा सा हम कहीं लॉस्ट करेंगे, हम हैं कौन। हाँ। देखिए, वैसे ये 1940 के हवाले से अगर मैं बात करूं, पाकिस्तान रेजोल्यूशन के हवाले से ये भी गलत बात की जाती है कि हम हमेशा से ही हम ये चाहते थे कि हमें डिवाइड करना है, हमें नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमने तो हत्तुल इम्कान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने हमेशा ये कोशिश की कि हम ब्रिटिशर्स को, यानी कि वहाँ जो इन्वेडर्स हैं, हम उनको निकालें और एक साथ जुड़े रहें। हाँ। और फिर ज़ाहिर कांग्रेस में एक अरसा उन्होंने बड़ा काम किया, लेकिन जब बंगाल की डिवीज़न हुई और बंगाल में मेजॉरिटी ज़ाहिर कुछ एरिया में वेस्ट और ईस्ट का मामला था, तो कहीं मेजॉरिटी हिंदुओं की थी, कहीं पाकिस्तानीज़ की थी, यानी मुसलमानों की थी। उसके बाद ये हुआ कि जब कांग्रेस ने इस डिवीज़न का, जो कि बड़ी लॉजिकल डिवीज़न थी, इसका साथ नहीं दिया, तो उसके बावजूद कायदे आज़म की ये कोशिश रही, लखनऊ पैक्ट की बात अगर हम देख लें तो कायदे आज़म की ये कोशिश रही कि भाई आप मुसलमानों को एक आइडेंटिटी उनको चाहिए, उनको पार्टिसिपेशन चाहिए, यानी इलेक्टोरल जो उनका सिस्टम है वो ऐसा हो कि 33% मुसलमान हो और बाकी जो है वो हिंदू हो। अब ये भी बात नहीं मानी गई और नेहरू रिपोर्ट आ गई लखनऊ पैक्ट के बाद जी। तो फिर ये हमें रियलाइजेशन हुई कि हमें नहीं मिलने वाला। हाँ, तो हमें नहीं मिलने वाला। ज़ुहैब देखें, ब्रिटिशर्स का तो यही था ना, डिवाइड एंड रूल था, जो उनका दुनिया में हर जगह जाके दुनिया में हर जगह उन्होंने ये किया और इतने अरसे तक यहाँ पे रूल किया कि आखिर में मुझे लगता है कि वो जो इख्तलाफात थे वो ऐसे हो गए थे, जो भी रीजंस थे जिसकी वजह से पाकिस्तान बना और हम बहुत खुश नसीब है कि बना। लेकिन मेरा आपसे सवाल ये है कि जो डिवाइड एंड रूल हमारे जो कौम है जिसके साथ पहले हुआ है, क्या वो आज तक हो रहा है? क्या हुक्मरान अभी भी हम कॉलोनाइज्ड ही है ना? बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है। देखिए, वो जो एक कहते हैं ना कि एक आप एज अ कौम हम दूसरी नेशंस को देखते हैं, जैसे टर्की आप जाएं तो वहाँ एक नेशन नजर आती है जी, यानी वो उनको अंग्रेजी बोलनी भी आती है, उसके बावजूद वो अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं जी। इसी तरह दीगर ममालिक में जाएं आप तो वहाँ भी वो अपनी जबान में बात करते हैं, चाहे उनको अंग्रेजी आए। तो हमें एक प्राउड नेशन बनने की जरूरत है। ये जो कुर्बानियां आबा अजदाद ने हमारे दी हैं, अगर हम इनको जरा देखें, जरा नजर दौड़ाएं अपनी, तो हमें लगेगा कि यार ये इसी ऐसी प्लेट में रख के पाकिस्तान हमें नहीं मिल गया है। हमें इसकी कदर तभी होगी ना कि जब हम देखेंगे कि इतनी कुर्बानियों के बाद हमने यानी कितने लोगों के खानदान, यानी नस्लें तबाह हो गई, इसमें आगे पीछे हो गए, कुछ वहां रह गए, कुछ यार के बंटवारा हो गया, डिवाइड हो गया। उसके बावजूद हम ये फॉर ग्रांटेड लेते हैं शायद अपनी आज़ादी। मुझे लगता है इसकी वजह से हम अभी तक फ्रेगमेंटेड है हमारा जो सोशल। मुझे जो लगता है ना ज़ुहैब, वो ये है कि हम किसी ना किसी के एहसास से कमतरी का शिकार हैं। जो कॉलोनाइज जब हम हो रहे थे तो हमें ये बताया गया था, क्योंकि जब वो आए थे तो हम लोग रूल में थे, ठीक है, द रूल वाज मुगल्स का, मुगल्स थे मुस्लिम्स, ठीक है। सो वो सबसे ज़्यादा बीज ये बोआ गया था। ये तो बहुत ही क्लियर कट बात है, ये तो मैं कोई नई बात नहीं कर रही हूँ कि ये ख़राब है, ये सही है, तुम लोगों को लड़ना चाहिए, और लड़ के चले गए, छोड़ के चले गए, ठीक है। और वो हम लोग अभी भी उसी एहसास से कमतरी का शिकार रहे हैं और अपनी चीज़ को ओन नहीं करते। और मैं ये भी बात बहुत क्लियर बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि लिबास से नहीं होती बात, क्योंकि अगर आप टर्की की बात करें ना, बेस्ट एग्जाम्पल है। आप टर्की में जाते हो, उनके अपने जो कपड़े हैं, जिस तरह के वो पहनते हैं, उनके वो भी ट्रेडिशनल कपड़े भी मौजूद हैं, और वो नॉर्मल जीन्स टी शर्ट वाली कहानी भी है। हर कोई अब किमोनो पहन के नहीं घूमता। हाँ, जी, वो बट उन्होंने अपना जारी और सारी रखा। यहाँ पे हम लोग एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं, एक दूसरे का मजाक उड़ा, एक कौम नहीं है ना। मैं तो यही समझता हूँ कि एज ए पाकिस्तानी नहीं सोचते हम हमेशा अपनी बरादरी का सोचते हैं जी, अपनी चार दीवारी। मजहब में हम डिवाइडेड हैं, अगर कहा जाए फिरकों में हम डिवाइडेड हैं। फिर उसके बाद हम ये सोचते हैं कि मतलब बड़ा अनफॉर्चुनेट है, सिंधी, माजे, पख्तून, पंजाबी। जब मेरी शादी हुई थी तो मेरे शौहर ही इज हाफ उर्दू स्पीकिंग एंड हाफ पंजाबी,
तो लोगों ने जैसे फैंस वगैरह जो लोग हैं जो मेरे इंस्टाग्राम वगैरह दूसरे पोर्टल्स पे, उन्होंने मैसेज किया व्हाई हैव यू मैरिड अ पंजाबी, आपको पता नहीं है कि वो सिंधियों को नहीं पसंद करते, ये नहीं पसंद। ये किस किस्म की सोच है ना। मैंने चेंज किया, जानते ही मैंने नहीं एक पंजाबी को सिंधी को पसंद करने पे मजबूर किया। अच्छा। तो ये तो मेरी जीत है ना। नहीं, और आप ये देखें कि मकसद ही फौत हो गया ना I फिर know, तो, yes. यानी कायदे आजम का और हमारे आबाउजाद का मकसद ही फौत हो गया ना। हम तो एक नेशन के लिए कि भाई मुसलमान एक साथ रहेंगे, आपने फर्दर फिर डिवाइड कर दिया जी। यानी आजादी मिल गई, उसके बाद फिर आपने कहा नहीं मजा नहीं आया हमें, हम इसको दोबारा डिवाइड करते हैं, उसी सूरत हाल में वापस जाते हैं जहां पहले यानी पहले तो United- दूसरे करके गए थे, United- बिल्कुल। पहले दूसरे करके गए थे, अब हम खुद करते अब हम हैं। खुद ये करते खुद ही हैं। तफरीका आप मेरे डालते हैं। देखिए, मेरी सिस्टर्स जो हैं वो सिंधी स्पीकिंग में भी उनकी शादी हुई है, उनकी शादी पंजाबी स्पीकिंग, मेरी खुद शादी पंजाबी स्पीकिंग में हुई है। तो इसी तरीके से तो हार्मनी बनेगी ना, कल्चर हार्मनी, जब आप एक दूसरे और आप बड़ा सीखते हैं, आप एंजॉय करते दूसरे हैं। मैं तो कल्चर्स के बहुत बारे में एंजॉय सीखते करती हो हूँ। एंड यू गेट दैट एफिनिटी विद द अदर कल्चर्स आल्सो। आप सिंपैथेटिक भी होते हो टुवर्ड्स देयर, यू नो। अब जैसे हमारे साथ है कि मेरी अम्मा जो है वो कॉन्वेंट से पढ़ी हैं, ठीक है। सो उनके साथ जो है वो पारसी कम्युनिटी की भी एक खातून थी जिन्होंने पढ़ाई की, और वो भी मेरी खाला हैं, जाजमन खाला। उसके साथ मेरी अम्मा की जो दूसरी बेस्ट फ्रेंड है अलमास खाला, हम लोग सुन्नी है, वो बिल्कुल कट्टर शिया है, मतलब हमने कूंडे पूरी ज़िंदगी उनके साथ की, हमें पता है एग्जैक्टली क्या होता है, ठीक है। फिर हमारी जो मेरी वो थी खाला थी, उनकी शादी जो है वो हिंदुओं में हुई। फिर मैं जो हूँ वो उर्दू स्पीकिंग हूँ, मेरी नानी जो है वो सैयद थी, और मेरी शादी जो है वो मेमन से हुई है, जिसके घर में दूसरे लोगों की शादी एक जगह किसी ईरानी शिया से हुई है और एक जगह किसी बलोची से हुई है। और सबके कल्चर जो है अमेलगमेटेड है, सबके बारे में सबकी क्विजीन्स हमें पता चलती हैं। हम अपनी क्विजीन नहीं छोड़ते, मुझे अभी भी हैदराबादी खाने पसंद है, लेकिन मुझे पेशावर, क्योंकि मेरे अब्बा का ताल्लुक पेशावर से था, तो वो चपली कबाब भी पसंद है। तो ये चीज़ें सेलिब्रेट करने वाली है, ये चीज़ों को बिल्कुल ऐसा ही है। और देखें आज़ादी की वैल्यू तो फिर हम बार बार यही बात करते हैं कि जो नौजवान नस्ल है, आप जरा फ़लस्तीन को जाके देखें, फ़लस्तीन में क्या जुल्म हो रहा है, आप कश्मीर में देखें क्या मजालिम ढाए जा रहे हैं। तो वो कौमें जो अभी तक आज़ाद नहीं हुई हैं और अभी तक वहाँ खून बहाया जा रहा है मासूम लोगों का, तो उनको देख के आप जरा कोई सबक सीखें कि आपको तो आप एक आज़ाद मुल्क में सांस ले रहे हैं, और आपको जो प्रोटेक्ट कर रहे हैं लोग, जी जी, जो फौजी एहलकार आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हमारी फौज जो सरहदों पे हमारा दिफा कर रही है, तो बहुत बड़ा ये काम कर रही है। एक आज़ाद फजा में सांस लेने का कितनी बड़ी अहमियत है, ये अंदाजा उनसे पूछिए आप जाके। सिर्फ हमारी आज़ादी है, लेकिन इंडिया की भी आज़ादी है, क्योंकि इंडिया एक वक्त पे एक रीजन होता था विद प्रिंसली स्टेट्स, इट वाज नॉट अ कंट्री। जब पाकिस्तान बना, फिर इंडिया की भी जो इंडिपेंडेंस है, जो एक दिन बाद है, 15 अगस्त है, तो 2 कंट्रीज बने, बंटवारा हुआ जिसमें 2 मुल्क बने हैं। तो बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान इंडिया से अलग हुआ, नहीं, इंडिया एक रीजन था जिसमें 2 मुल्क जो है बने आखिर में, और दोनों सेपरेट हुए, एक पाकिस्तान नहीं सेपरेट नहीं। और देखिए इसमें एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि जब इंडिया सेपरेट हुआ ना, और इंडिया की 300 अरब से ज़्यादा की आप कहते हैं कि फॉरेन रिजर्व्स है, उसकी वजह है, उसकी वजह यह है कि वहाँ डेमोक्रेसी ने को उन्होंने इस्टेब्लिश किया, उन्होंने लैंड रिफॉर्म्स की, बिल्कुल, उन्होंने जो वो जमींदारी कल्चर है उसको ख़त्म किया और किसानों को बाइख्तियार बनाया। तो डेमोक्रेसी ने जब रूट्स पकड़ी ना, हाँ एग्जैक्टली, डेमोक्रेसी ने जब रूट्स पकड़ी तो फिर लोगों को उनके हुकूक भी मिले, और हर इदारे ने अपने डोमेन में रहते हुए काम किया। हमारे यहाँ जरा हिस्ट्री बड़ी अच्छी नहीं रही है, फ्यूडल सिस्टम भी रहा, और डेमोक्रेसी को मौका भी नहीं दिया गया, उसको चलने भी नहीं दिया गया। उसकी वजह से हम अभी तक ये देख रहे हैं कि हम एक नेशन की तरह स्टैब्लिश अभी तक वैसे नहीं कर पाए जैसे हमें कर जाना चाहिए था। जो हमारे नजरियात थे, बड़े स्ट्रॉन्ग नजरियात थे हमारे। मुझे आपसे पूछना है कि इसकी आपको बुनियादी वजह क्या लगती है? क्या 9/11 के बाद जो वैसे ही पाकिस्तानी बाहर जब मुल्क जाते थे तो ज़रा कतराते थे बताने से कि हम पाकिस्तानी हैं, इस वजह से भी क्योंकि हमारा जो अफगानिस्तान के साथ जो रीजनल सिचुएशन हमारी रही है, और जो हमें एक प्रॉक्सी वॉर का हम शिकार रहे हैं। उसामा बिन लादेन वाज अ CIA। देखिए उसामा से पहले की ये तो बात है ना कि रशिया ने जब रशिया के साथ जब हो रहा था वो हमारी वजह से, हमने ज़ाहिर उसका साथ दिया। अफगानिस्तान में हमने जिस तरीके से जो हिस्ट्री हमारी रह चुकी है, बिल्कुल हिस्ट्री हमारी रह चुकी है। फिर गुड तालिबान बैड तालिबान की भी एक हिस्ट्री रह चुकी है। तो हमें एसोसिएट किया जाता है कि हमारे नेबर्स हैं, और उस ज़माने में उसामा बिन लादेन की जो आप बात कह रही हैं, तो उस ज़माने में ज़ाहिर नज़रियात भी पाकिस्तान में कुछ तालिबानाइजेशन भी ज़ाहिर उसके मामला भी आगे बढ़े। तो इसकी वजह से हमें फिर 9/11 हो गया, तो हमें कसूरवार हम वॉर एंड टेरर में जब एलाय बने तो ज़ाहिर कोलैटरल डैमेज हमारा हुआ, और फिर हमने कितनी जानों का नुकसान उठाया। तो खैर पॉलिसीज़ की वजह से कुछ हम ये हालात वाक़यात भी आप कह लें, हमारी जोग्राफिक लोकेशन जोग्राफिकल लोकेशन की वजह से भी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, और ये बहुत सारी, लेकिन चले ये भी हो गया।
ठीक है, आपने सफ़र किया है, सब कुछ हो गया, आप अपने मुल्क में रह के भी करते हो ना ये। चले बाहर के ममालिक में आप जाओ, जैसे मैं तो कहती हूँ, मेरा तो गेसिंग गेम होता है, क्योंकि हम पता नहीं फॉर सम रीजन पाकिस्तानियों को कोई नहीं पहचान सकता कि पाकिस्तान से इंडियन को फौरन पहचान लेते हैं। हाँ, हमारे इतने ज़्यादा अलग अलग फीचर्स हैं। मैं तो ये कहती हूँ कि हर पाकिस्तानी दूसरे पाकिस्तानी से अलग ही लगता है, क्योंकि हर किस्म के फीचर्स आपको, कलर्ड आईज, लाइट हेयर, डार्क स्किन, लाइट स्किन, हर किस्म की चीज़ आपको यहाँ मिल जाएगी। मुझसे कोई पूछता है कहीं बाहर तो मैं उनके साथ गेसिंग गेम करती हूँ, आप गेस करें। मैं भी। तो क्या कहते हैं मुझे जनरली जो है ना वो लैटिन, मुझे या इंडियन या कैरिबियन, अच्छा, या कैरिबियन या इंडियन भी कभी नहीं आया मुझे। अच्छा, मुझे हमेशा आया है हवाई, ठीक है, स्पेन या पोर्चुगीज, सारे जो इसके फेवरेट ममालिक होंगे ना, जाले होगा यस आई एम पोर्चुगीज, तो थोड़ी बहुत मैं बोल भी लेती हूँ आगे मुझे, बट इट्स सो स्ट्रेंज। आपका पता, लेकिन आपका पता कहाँ चलता है? जब आप जबान बोलना शुरू करते हैं। हाँ, ठीक है, जो आपकी जबान होती है, जो आपकी सोच होती है, जो आपके वैल्यूज हैं, तहजीब जो है आपकी, जो हमारी फैमिली वैल्यूज जो है ना, उसको क्यों खोना है आपने? ये जो 17 साल की उम्र में बच्चे को घर से बाहर निकाल देना, माँ बाप को ओल्ड एज होम में डाल देना, ये सारी चीज़ें आई अंडरस्टैंड कि कोई वेस्ट वर्ल्ड में जो है वो नहीं इम्पोर्टेंस का हामिल है, हमारे यहाँ पे फैमिली वैल्यूज हैं। और आप देखिए कि कितनी मजे की बात भी है, और हम उनको ज़रा फॉलो करते हैं हर चीज़ में। अब वो ये जो आप कह रही है ना कि हमारा एक फैमिली जो बॉन्ड है वो वहां पर नहीं है, अब वो दोबारा रिवर्स की तरफ जा रहे हैं। जी, उनकी फिल्म, उनके ड्रामों में, एग्जैक्टली, अब वो काम करें जो हम छोड़ चुके हैं, ठीक है, वो इस तरफ वापस आ रहे हैं, क्योंकि उनको पता चल गया है कि भाई इसके नुकसानात क्या हैं। लेकिन हम अनफॉर्चुनेट है, पीछे चल रहे होते हैं उनके, तो हम अपने फैमिली वैल्यूज को और उनको वैल्यू नहीं करते हैं। और बड़ी, अगर आप हिस्ट्री में और भी पीछे जाएं ना, और अगर आप सिर्फ ये बरे सगीर की कहानी खत्म करें और आप जाएं कि मुसलमानों ने क्या कुछ किया है, मैथमेटिशियंस हम थे, एस्ट्रोलॉजर्स हम थे, कितनी चीजों में हमने जो है वो आधी चीजें बोली भी नहीं जाती, अब हम बस आपस में ही लड़ रहे होते हैं। यही है हमारा जो है प्रोग्रेस, तो कुछ काम करें। क्या मैं बताऊं तो किस बात पे लड़ाई होती है ना, इसने देखो ये फर्शी शलवार कैसे पहनी, ठीक है, इसने साड़ी कैसे कितने फायदे हैं। हाँ, कि आपने यानी वो भी कर लिया फैशन, और उसके साथ साथ फ्लोर भी साफ कर रहे हैं, हर चीज हो जाती है। कितने फायदे हैं। एंड देयर इज रिवाइवल ऑफ, यू नो, इट्स नॉट समथिंग न्यू, किसी को तकलीफ नहीं करना पड़ा, ये ऑलरेडी मौजूद था, आपने अपनी हिस्ट्री में से उतार के दोबारा शामिल कर लिया इसको। सो हम लोग तनकीद और आप प्रोग्रेस नहीं कर सकते जब आप इसी चीज में घिरे रहोगे, आप प्रोग्रेस नहीं कर सकते। अगर मैंने किसी को दिवाली पे कितने का आ रही है फर्शी शलवार, आप बताएं, आपने अभी तक वैसे पहना क्यों नहीं है? आपको तो तोहफे मिल रहे हैं, आप तो छोड़े। आपने अभी तक फर्शी शलवार पहनी क्यों नहीं है? आपको पहननी है ईद पे। अच्छा जी, अभी हमारे पास एक प्रोफेसर साहब भी मौजूद हैं, हमने जो आपको कटहरे में खड़ा किया था, हम थोड़ा सा आपको जो है रेस्ट देते हैं। डॉक्टर मोइज से हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम प्रोफेसर मोइज जी, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए सर। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र जी, खैरियत से। आपको रमजान की बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू जी, आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद। अच्छा डॉक्टर मोइज, आपसे सवाल यही होगा कि आपको इल्म में तो होगा कि आज 23 मार्च है और पाकिस्तान रेजोल्यूशन डे हम मनाते हैं, तो उस सिलसिले में हम लोग अभी जो गुफ्तगू कर रहे थे उसका रुझान हमने थोड़ा डाला था कि हम जिस आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार रहते हैं, यू नो, एज एंटायर नेशन पाकिस्तानी, जिसमें सब कल्चर्स आ जाते हैं, तो इसकी वजह आपके नज़दीक क्या है? देखिए जी, हमें एक्चुअली थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है हिस्टोरिकली, क्योंकि मैं तारीख का तालिब इल्म हूँ और मैं इर्तिका देख रहा हूँ, हमने पढ़ा है, बहुत सारी अक़वाम का इर्तिका हमने पढ़ा है, उनकी एवोल्यूशन पढ़ी है, सारी की सारी अक़वाम का बनना पड़ा है, अक़वाम का टूटना बड़ा है। तो उसके अंदर देखते हुए देखना चाहिए कि पाकिस्तान एक किस तरह की रियासत है। पाकिस्तान एक ऐसी रियासत है कि जो वारिस वजूद में आई एक जिद्दोजहद के बाद, के जिसके अंदर हमने कहा कि हमारी जो रिलीजियस आइडेंटिटी है, इस्लामिक आइडेंटिटी, वो हमारी यूनाइटिंग फोर्स है अमंग्स डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स लिविंग विद इन सब कॉन्टिनेंट। सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो मुख्तलिफ आप समझ लीजिए कि तबकात रहते थे। तबकात के अलावा सबसे बड़ी बात यह कि जैसे सिंधी हैं, जैसे पंजाबी हैं, बलोच हैं, पठान हैं, बंगाली हैं, बिहारी हैं, और बहुत सारे हैं जो कि इंडिया के अंदर आज भी रह गए। इन सब की यूनाइटिंग फोर्स हमने कहा कि इस्लाम और हमारी एक प्रोसिक्यूशन हो रही है बीइंग मुस्लिम्स विद इन द मेजॉरिटी हिंदू मेजॉरिटी एरिया विद इन सब कॉन्टिनेंट। तो हमने उससे निकलने के लिए उससे आज़ादी हासिल की, लेकिन हमें ये भी समझने की ज़रूरत है कि हम वहाँ जहाँ मुसलमान हैं वहाँ पे हमारी अपनी पर्सनल आइडेंटिटीज़ भी हैं एथनिक बेस्ड। जी। उन एथनिक बेस्ड आइडेंटिटीज को हमें जो है एक तरीके से बहुत ही अच्छे से केटर करते हुए चलना होता है। अगर वो ना करें हम तो बड़ी मुश्किलात हो जाती हैं रियासतों के लिए।
और वैसे वैसे मैं आपको बताऊं कि मतलब अमेरिका जो है, अमेरिका में अलग अलग रियासतें थी, वो सिविल वॉर हो गई थी वहां पे। आपने जी, सुना जी, होगा जी, अमेरिका बिल्कुल, सिविल बिल्कुल। वॉर। जी, जी, जी। उनके बनने के 70-80 साल के बाद उनकी नॉर्दर्न और साउदर्न स्टेट जो थी आपस में लड़ पड़ी, और उनके इश्यूज जो थे वो अलग थे। खैर उस पर बहस नहीं कर रहा मैं, लेकिन बता रहा हूँ कि ये सिविल वॉर्ड्स और एक ही रियासत के अंदर मुख्तलिफ जो इकाइयाँ होती हैं, खास करके जहाँ पे फेडरेटिंग यूनिट्स हों। अब पाकिस्तान जो है वो सिंगुलर एक नेशन नहीं है जहाँ पे मल्टीपल कल्चरल आइडेंटिटीज रहती हैं। जी। तो हमें इसको कहते हैं कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी। जी। तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी की तरफ हमें जाना होगा कि हमें, जैसे आपने देखा होगा 23 मार्च होती है या हमारे 14 अगस्त की जो परेड्स होती हैं, जितने भी होते थे, आपको याद होगा हमने बचपन में देखते जब टीवी पे आते थे हमारे, सारे अब तो प्रोग्राम provinces नहीं होते आते थे। पीटीवी जी। जी एग्जैक्टली सारे प्रोविंसेस के टैबलोज आते थे, पंजाब के आता था, सिंध का आता था, और बड़े अच्छे से हम देखते थे। वो आधा आधा एक घंटा उनके शोज होते थे, उसमें कल्चरल होते थे। उसमें याद है मुझे आरिफ लोहार साहब और उनके वालिद जो थे वो चिमटा बजा के गा रहे होते थे गाने। तो वो जो कल्चर्स की जो सेलिब्रेशन है ना, वो आई थिंक अब हमारी मिसिंग हो गई है, और उसकी वजह से हमारी यूनिटी जो है वो भी थोड़ी सी टूट रही है कि जो हमारे जो एथनिक ग्रुप जो है ना वो थ्रेटन फील कर रहे हैं। जी। तो वी मस्ट टेल एवरीवन कि जी हमारी जितनी भी कौमें हैं पाकिस्तान के अंदर जो अक़वाम रहती हैं, जैसे सिंधी, पंजाबी, बलोची, महाजिर और पख्तून हैं, और गिलगिती हैं, बल्ती हैं, सराइकी हैं, हज़ारेवाल हैं, और जो भी हैं कोहिस्तानी हैं, ये सब एक इस खत्ते के लोग हैं, और ये सब मिलके पाकिस्तान है। पाकिस्तान एक गुलदस्ते का नाम है जी। पाकिस्तान किसी एक फूल का नाम नहीं है, और ये गुलदस्ते के अंदर जब तक सारे फूल ना मिले तो गुलदस्ते की खूबसूरती नहीं बनती है। तो उसी फॉर्मूले को लेते हुए हमें चलना होगा। और पाकिस्तान की, मैं 23 मार्च के वाले से जाहिर है लॉ रेजोल्यूशन 1940 उस बात को अब जो है समझ लीजिए आप। प्रोफेसर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त हमारे पास जरा कम है नाजरीन, हम जुहैब का भी शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू सो मच। जी जी बताइए। ये डॉक्टर साहब जो बात कर रहे थे ना, इसमें एक मेरी भी सजेशन है, और लोग एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बना दें पाकिस्तान। जी जी यस। उससे ये मसाइल 90% आपके हल हो जाएंगे जो आप ये कह रही है ना। जी जी रिफ्ट जो थैंक आई यू है। सो मच। थैंक यू सो मच फॉर दिस आइडिया ज़ोहैब, थैंक यू फॉर हम बीइंग लेंगे विद अस। नाजरीन एक छोटा सा ब्रेक, कहीं नहीं जाएगा, देखते रहेगा जहाने रमजान 365 न्यूज़। वेलकम बैक नाज़रीन, खुश आमदीद। आप देख रहे हैं जहाने रमज़ान 365 न्यूज़ पर। मैं हूँ जाले सरहदी, मेरे साथ है मिंशा पाशा। मंशा पाशा, अब ये जाले मुझे टीज कर रही है क्योंकि मैंने किसी का नाम थोड़ा गलत ले लिया। मैं तो अब टीज ये नहीं कर रही थी, ये तो गलती से हो गया। आई एम सो सॉरी मंशा। हाँ ठीक है, तुमने मुझे पहले करेक्ट नहीं किया था तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता जाले, आई एम ओके विद इट। एनीवेज, सो आज जो है वो 23 मार्च भी है, और इसके साथ साथ आज 21वां रोज़ा नहीं 22वां रोज़ा है, ठीक है, 23rd 22nd। Yes. और उस हिसाब से हमने बड़ी गुफ्तगू की है आइडेंटिटी क्राइसिस के ऊपर। एज ए नेशन हम क्यों बहुत सारी चीज़ों में बटे हुए हैं, और हम अपनी वैल्यूज़ को और अपने कल्चर को जो है प्रमोट नहीं करते और निगेट करते हैं बहुत सारे लेवल्स पे, और इनसिक्योर हैं उसको लेकर। और इसी हिसाब से हमने दो बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट मदू किए हैं जो कि यूथ से हैं, जो यूथ की ज़बान है। तो जब मैं छोटी हुआ करती थी मंशा, थोड़ी सी छोटी, ज़्यादा नहीं, 2 साल पहले की बात, तो जब मैं होती थी अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूट में, मैंने कॉलेज लेवल पे भी और फिर यूनिवर्सिटी लेवल पे भी, तो मैं भी तकरीरी मुकाबलों में हिस्सा लेती थी, ठीक है, और मैं भी एक डिबेटर होती थी। तो यहाँ पे हमने 2 डिबेटर्स को एनईडी यूनिवर्सिटी के मदू किया है, जिनमें है नबीहा कमर, अस्सलाम वालेकुम, और उनके साथ है तलहा लतीफ़, अस्सलाम वालेकुम। और आपको हम दोनों होस्ट की तरफ से और हमारी पूरी टीम की तरफ से रमज़ान मुबारक। बहुत शुक्रिया। अच्छा, तो ज़रा पहले बताइए कि आपको कैसे शौक हुआ डिबेटिंग का? क्या घर पे बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स करते थे आप लोग, इस वजह से अम्मी अब्बू ने कहा कि चलो डिबेटिंग सोसाइटी का हिस्सा स्ट्रॉन्ग है? हाँ। क्या कैसे आपका ये इंटरेस्ट है? पहले आप मेरे बताएं। जो फादर हैं वो करते थे अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी के ज़माने में, फिर उनके थ्रू मेरी बड़ी बहन को शौक़ हुआ, और वो फ़िज़ा कमर नाम है उनका, और वो पाकिस्तान की, उन्होंने नेशनल लेवल पे बहुत विन किए अवार्ड्स ना, उनके थ्रू फिर मुझ में आई है। अच्छा अच्छा जी। और आप? मेरा एक अलग सा सिलसिला था। मुझे शौक़ नहीं था इस फील्ड की तरफ, बट मेरा एक दोस्त था, वो हमारे कॉलेज में ऑडिशन होते थे। अच्छा। मेरा दोस्त ज़बरदस्ती चुपके से मेरा नाम लिखवा आया था, क्योंकि उसको लगता था कि आप उसको कर लगता था सकते कि हैं। ऐसा है कुछ। वो ऑडिशन दिया, तो ऑडिशन में पूरे कॉलेज में मैं ही सेलेक्ट हुआ, और जो पहले से करते थे वो सेलेक्ट ही नहीं हुआ। फिर उसके बाद से थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। तो क्योंकि ये एक इनहेरिटेड चीज़ भी होती है, ठीक है। सो अच्छा, अब आपके ख़ानदान में कोई लॉयर्स हैं, कोई इस तरह के लोग हैं जो, आपने डिबेटर्स का तो बताया, बट जो बाल की खाल लोग निकालते हैं ना, वो होते हैं लॉयर्स और एडवोकेट्स।
तो कभी आपने ये सोचा कि मैं क्योंकि इतनी अच्छी डिबेटर हूँ तो मुझे लॉ की तरफ जाना चाहिए? नहीं, मैंने कभी भी नहीं सोचा ऐसा। वैसे पढ़ाई किस मैं फिलहाल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रही हूँ NED से, फर्स्ट ईयर है अभी मेरा। और आप भी इंजीनियरिंग में ही हैं? हाँ, मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर। अच्छा, मुझे याद है जाले, मैंने भी बचपन में, क्योंकि मेरी भी बहनें जो है वो डिबेट करती थी, तो मेरी वालदा ने भी मुझे जो है इसी तरफ भेजा डिबेटिंग, क्योंकि उनको लगता था एक्चुअली कि मैं बहुत बहस करती हूँ। तो और मुझे था बहुत ज़्यादा स्टेज फ्राइट, मैं बहुत घबराती थी, और स्पेशली जब वो रट्टा मारने वाली जो डिबेट्स होती थी हमारे ज़माने, अब तो आप लोग टाइमर्स एंड आई गेस जो टीम के हिस्सा है, टीम में रह के आप डिबेट करते हैं, उस वक्त ज़रा स्कूल की लेवल पे ये होता था कि आपने एक कोई टॉपिक होता था जिस पे आपको एक सॉर्ट ऑफ एसे या प्रेजेंट करनी होती, बात करनी होती थी। तो अगर वो रट्टा मारा होता था तो मुझे तो एक वर्ड उसमें से भूल गया तो सारा भूल जाता था। तो मैंने याद है कि मेरे साथ यही हुआ, मुझे सारे लोग नजर आ रहे थे और मुझे समझ मतलब बिल्कुल ब्लैंक हो गई ना, और मैं घर जाके इतना रोई, मैंने कहा मुझे कभी नहीं करना अम्मी, और अम्मी ने कहा अब तो तुम्हें करना है। और फिर 2-3 साल बाद जब मैं फर्स्ट आई, उन्होंने तब मुझे कहा कि अब तुम छोड़ सकती हो। सो शी वाज वेटिंग कि जब तक वो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए उसके बाद मैं वो छोड़ सकती हूँ। ये बड़ी कॉन्फिडेंस की आपकी जो है वो पैमाना होता है कि कितना आप कॉन्फिडेंट हैं, कितना नहीं है, इसमें बहुत मैटर करता है। सो अभी आप फर्स्ट ईयर में और अभी आप घबरा के बात कर रही हैं, तो मुझे बताइए आप डिबेट करती कैसे? मैं डिबेट, अच्छा मेरी एक ट्रिक कह सकते हैं आप लोग, मेरी आई साइड वीक है तो मैं अपना चश्मा उतार के करती हूँ ताकि मुझे नजर नहीं आएगा। तो अच्छा, मेरी क्योंकि बड़ी अच्छी थी नजर, तो मुझे तो हर बंदे का हर एक्सप्रेशन नजर आता था। और आप स्टेज फ्राइट थी ही नहीं? हाँ, मुझे उस वक्त पे बहुत थी। आप कह रहे हैं आपका कॉन्फिडेंस भी इससे बहाल हुआ है? मेरा, मैं शुरू से मतलब KG1 के दौर से मैं स्टेज पे आने का KG1 के दौर से? हाँ, मैं स्टेज पे आने का शौकीन होता था। मुझे शौक था कि लोग मुझे, मतलब ऐसा वक्त आए कि सब मुझे सुन रहे हो, मेरे पास इतनी पावर हो। awesome. तो ये फिर करते करते पहले शुरू में नात, फिर टैबलोज, फिर मिली नगमे, फिर एक्टिंग, ये करते करते फिर बिल आखिर एक दोस्त ने वो आखिरी तरकश का तीर चलाई दिया डिबेट की तरफ। तो फिर और डिबेट करना एक बड़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन बाज़-औक़ात इसको बुरा भी समझा जाता है। कि आपने ऐसा महसूस किया है कि लोग क्या समझते हैं कि आप किसी चीज़ पे डिबेट कर रहे हो तो बहस कर रहे हैं या बाल की खाल निकाल रहे हैं, या जबकि आप उसको मजीद समझने की कोशिश करें, कभी ऐसा महसूस? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि मेरी सराउंडिंग में जितने लोग हैं वो ज़्यादातर डिबेट सर्किट से ताल्लुक़ रखने वाले ही हैं। वो आप ही के उससे? जी, ठीक है। और आपने कभी ऐसा महसूस किया? बेसिकली नज़रिए का फ़र्क होता है, आप किस सोच को लेके चलते हैं। दर हकीकत मैं वैसे बीइंग इंजीनियर, मैं ये सोच के चलता हूँ कि यार एक पाकिस्तान के इंजीनियर का मसला ये है कि वो बना लेता है चीज़, उसको पोर्ट्रे नहीं कर सकता कि मैंने ये कैसे किया, तो आपको वो करना आ जाता है। अच्छा, मैं ये एज स्टूडेंट्स भी और ऐसे भी वैसे भी बहस करना या बहस व मुबाहिसे में हिस्सा लेना आपको सीखने पे मजबूर करता है। ठीक है, बहुत सारी क्रिटिकल थिंकिंग आपको आती है। बिल्कुल, क्रिटिकल थिंकिंग आती है, और यही चीज़ हमें एज स्टूडेंट सिखाई जाती है ना, टू थिंक आउटसाइड द बॉक्स। वरना हम अगर स्कूल नहीं जाएंगे तो हम अब उसी दायरे में रहेंगे सोच के, और वही सोचते रहेंगे हाँ ये ठीक है, और सवाल करने का हमें ना इजाज़त होगी ना हम में वो गुण होगा। ठीक है, सो डिबेट आपके लिए क्या है? मेरे लिए एग्जैक्टली यही चीज़ है जो मैंने अभी डिस्क्राइब की, कि मैं सीखना चाहती हूँ और अपने सवालों के जवाब चाहती हूँ। आपके लिए क्या? बिल्कुल, मेरे लिए भी एक सीखने का अमल है, क्योंकि मैं 3 क्लास से कर रही हूँ और अब मैं यूनिवर्सिटी में हूँ, तो मेरा बहुत लंबा अरसा हो गया और बस सीखने का अमल जारी है। और अभी भी ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल परफेक्ट हुई हूँ, मेरा अभी भी यह है, मैं भूल जाती हूँ करते करते, या अटक जाती हूँ, कुछ हो जाता है, तो बस है ज़िंदगी के साथ साथ चलता रहता है। लोग नज़र नहीं आ रहे तो ठीक है। हाँ, बस ये है। वो अच्छा ट्रिक है कि मुझे कोई दिख नहीं रहा तो मैं बोल रही हूँ। हाँ, बस ये है। लेकिन मज़ा उस चीज़ में आता है जब आप स्टेज पे खड़े हुए हो और आवाम बिल्कुल अटेंटिव हो आपकी तरफ, तो वो बिल्कुल अलग माहौल होता है। सेंटर ऑफ अटेंशन बनने का शौक है? नहीं। अरे है, और नहीं तो ये जो आपने डिस्क्राइब की है बात, नहीं इट्स इज नॉट बैड, मुझे है, मुझे बहुत मज़ा आता है, बट मेरे पास फिर वो दलीलें भी हों। मुझे शौक ये नहीं है कि सिर्फ मैं कुछ बोलती रहूं और मेरी बात जो है वो मैं लोग सुनते रहें, लेकिन मेरे पास कोई बात भी हो कहने वाली। आप भी इसी सवाल का जवाब दीजिए। मेरे नज़दीक डिबेट्स जो है ना, मैं तो वैसे शौक किया करता हूँ ये काम, और दूसरा अपनी स्किल को इन्हांस करने के लिए जो मैंने बताया बीइंग इंजीनियर, मेरा मकसद मैं ये लेके चलता हूँ जी, कि मुझे सोचना है डिफरेंट जाविया से एक ही बात को, और उसको पोर्ट्रे करना है जो मैं सोच रहा हूँ, और हर आवाम के लिहाज से, यानी अगर मेरे सामने एक स्कूल का बच्चा है, मैं उसे को भी वो बात समझा सकूं दूसरे अल्फाज के साथ। जी, मेरे सामने बिजनेसमैन है, मैं वही बात उसको उसके लेवल पे जाके समझा सकूं। That's awesome. अच्छा, आज 23 मार्च है और हमारा जो मौजू है वो पाकिस्तान की आइडेंटिटी को लेके है, तो क्योंकि आप दोनों डिबेटर्स हैं, तो आप मुझे बता सकते हैं कि व्हाट इज़ वर्किंग फॉर पाकिस्तान इन टर्म्स ऑफ आवर आइडेंटिटी, हम कहाँ पे एक ही जगह खड़े हो जाते हैं,
और कहाँ हमें ज़रा दिक्कत पेश आती है और कहाँ हम कंफ्यूज रहते हैं, या आप दोनों अपने अपने नज़रिए से और अपनी Cultural भी हो ज़िंदगी को सकती मद्देनज़र है। रखते हुए भी बता सकते हैं कि व्हाट डू यू फील इज़ योर आइडेंटिटी एज अ पाकिस्तान। अच्छा, तो मैं थोड़े से डेक्लेमेशन के अंदाज में ही बताऊं क्योंकि बता रिव्यू दें, बता प्लीज हम देते तो- चाहते हैं। यस, पोडियम चाहिए आपको? नहीं, मैं ऐसे भी कर लूँगी, थैंक यू। ग्लासेस उतारना चाहेंगे आप? नहीं, मैं कंफर्टेबल हूँ। अच्छा, आज जवा साल बेटे ने बूढ़े बाप से सवाल किया, बाबा हम ये मुल्क छोड़ क्यों नहीं देते, इस ज़मीन ने हमें दिया क्या है। ये सवाल सुनकर बूढ़े बाप पर लर्ज़ा तारी हो गया कि मैं ये कैसे अपने बेटे को समझाऊं कि ये ज़मीन मेरा आखिरी हवाला है। लेकिन मैं समझाऊंगा, अपनी ज़मीन से अपने हवाले दिखाऊंगा। फिर बूढ़े बाप ने अपने गांव की बातें बताईं, खेती बाड़ी की कहानियाँ सुनाई, माल मवेशी का जिक्र छेड़ा, खालिस मोहब्बतों का जिक्र किया, पंगट पे पानी भरने की बातें, घंघोर घटाओं की बातें, बारिश का पानी कागज़ की कश्ती की बातें कि देखो बेटा, इस ज़मीन से हमारा रिश्ता है। चोटी के 4 ममालिक जहाँ ज़हीन तरीन लोग बसते हैं, किस चीज़ की कमी है हमें। मिट्टी से बना अजीम तरीन तरबेला डैम हमारे पास, एदी फाउंडेशन की सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विस हमारे पास, केवड़ा की कान हमारे पास, स्विट्ज़रलैंड से हसीन शुमाली इलाका जात हमारे पास। फिर बाप ने बातें बताईं और फिर बेटे ने अपना सब्ज़ हिलाली पासपोर्ट अपनी जेब में रखा और कहा, बाबा अभी झीलें नहीं सूखी, अभी जंगल नहीं उजड़े, हवाओं में अभी तक बादलों का आना जाना है, अभी हमारे नाम के दाने यहाँ उगा करते हैं और लोग जानेंगे मुझे मेरी ज़मीन का हवाला देकर कि नाम के ख्वाब इस मिट्टी के थे, ताबीर इस मिट्टी की, इस खराबे में मेरी जागीर इस मिट्टी की है, मेरे बचपन के खिलौने इस मिट्टी के थे, मेरी जवानी की तस्वीर इस मिट्टी की है और इसकी खुशबू से निकलता ही नहीं मेरा ज़मीर, जैसे मेरे पाँव में जंजीर इस मिट्टी की है और मेरी ये ज़मीन मेरा भी आखिरी हवाला है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये क्या आपने खुद ही लिखा है? अभी अभी फिल बदी नहीं, कहा, नहीं, क्या था ये? कह सकते हैं थोड़ा सा फिल बदिया है, अभी अभी का ही। वेरी नाइस, वेरी नाइस एंड आई एम कन्विंस्ड। अब आपको कन्विंस जो है ना उनको Please. कम्पीट कर रहे हैं आप, इसी तो अंदर- आपको अच्छा, ये दोहराना आपने है। फॉर कहना है या अगेंस्ट करना है, ये बताएं। व्हाट डू यू वांट? आपका वो क्या होगा? think इसमें क्या अच्छा, होगा? डिबेट्स में ना काफ़ी सारी इकसाम होती हैं, हमारी आवाम समझती नहीं है। 5-6 किस्में हैं। जी जी। तो उनमें से एक किस्म ये है डेक्लेमेशन, जो इन्होंने मंजर निगारी। हाँ, मैं आपको चलें इसकी एक और किस्म स्पीच के अंदाज में करके बता देता हूँ। सही चलिए। सही बताइए। मेरी आवाज़ मेरी आरजू मेरी जुस्तजू पाकिस्तान, मेरी आवाज़ मेरी आरजू मेरी जुस्तजू पाकिस्तान, मेरा इश्क मेरा इश्क मेरा इश्क पाकिस्तान। कि जब मार्च की 23 तारीख है, साल 1940 है, मीनार पाकिस्तान में एक अजब मेला लगा हुआ है। कायद की क़यादत में मौलवी फजलुल हक एक दस्तावेज़ पेश करते हैं। कहा जाता है यह है करारदाद पाकिस्तान। अज़्म किया जाता है कि एक फ़लाही रियासत कायम की जाएगी। 7 साल बाद वो रियासत कायम होती है। नाम रखा जाता है पाकिस्तान। सवाल किया जाता है ये पाकिस्तान क्या है? जवाब मैं देता हूँ, ये पाकिस्तान वो सरज़मीन है कि जो कलमे के नाम पे वजूद में है। वो सरज़मीन के जहाँ पे हर रंग हर नस्ल का शख्स आज़ादाना घूम सकता है, वो है पाकिस्तान। कि जिसने 65 में दुश्मन के दांत खट्टे किए, वो है पाकिस्तान। जो वाहिद इस्लामी एटमी ताकत है, वो है पाकिस्तान। कि जिस सरज़मीन ने जब बच्चे पैदा किए तो आरफा करीम बनी, रहनुमा पैदा किए तो कायद बने, उस्ताद पैदा किए तो हकीम मोहम्मद सईद बने, साइंसदान पैदा किए तो अब्दुल कदीर ख़ान बने। ये है पाकिस्तान। ये वो पाकिस्तान है कि जहाँ एक तरफ सहरा तो दूसरी तरफ जंगलात, एक तरफ पहाड़ तो दूसरी तरफ मैदान, एक तरफ दरिया तो दूसरी तरफ ठाठे मारता समंदर। ये है पाकिस्तान। ये पाकिस्तान वो है कि जिसने बबून के कांटों से एटम बम तक का सफ़र तय किया, फिर 2024 में IQ कमर के तहत फ़ज़ा में जाकर रिकॉर्ड कायम किया। ये वो पाकिस्तान है कि जिसमें इफ़्तार में लोग मुफ्त दस्तरखान लगा के लोगों को इफ़्तार कराते हैं। वो सरज़मीन
वो सरज़मीन के जहाँ पे शदीद मुश्किलात के बावजूद 2025 में फिर से आलमी क्रिकेट जन्म लेती है, ये है पाकिस्तान। और पाकिस्तान के लिए इख्तिताम में बस कुछ जो अशार मेरी तरफ से कि ए अर्श पाक, ए अर्ज़ पाक तेरी फ़ज़ाओं की खैर हो, गर्मी की खैर सर्द हवाओं की खैर हो, गुल रंग इस ज़मी की बहारों की खैर हो, कितने हसीन हैं ये नज़ारों की खैर हो, दरिया है वजद में कहीं बल खाती नहरें, दरिया है वजद में कहीं बल खाती नदियाँ, सागर की इन हसीन किनारों की खैर हो, सोना यूं ही उगलते रहें ये कोहसार, सब्ज़े की बारिशों की घटाओं की खैर हो, हय्या अलल फलाह की गूंजे सदा सदा, मस्जिद की मिंबरों की मीनारों की खैर हो, ए अर्ज़ पाक तेरी फ़ज़ाओं की खैर हो, गर्मी की खैर सर्द हवाओं की खैर हो। थैंक यू सो मच, दैट वाज वेरी वेरी नाइसली डन। अच्छा मुझे हमेशा अच्छा, ये से मेरा फिलबदी था पूरा, ये फिल्म था वेरी नाइस, बट लेकिन अशार आपने लिखे हुए थे। अशार मेरे लिखे। हाँ, that was beautifully done, दोनों का। अच्छा मुझे ये बहुत सॉरी अच्छा मैं लगा अपने तरीका। हाँ। अपने खुद की नॉलेज के लिए जानना चाह रही हूँ, आपने कहा कि 5 हैं हाँ। जो है डिबेटिंग के तरीके, वो ज़रा डिफाइन कर दें कि और 3 कौन से थे? अच्छा, बेसिकली एक होती है स्पीच, जी। एक होती है डेक्लेमेशन, जी, फिर एक आती है आपका मुबाहिसे चला जाता है। अच्छा वो जो कहलाती, जो असल वर्ड Foreign डिबेट होता है ना, वो वो है उसके लिए मुबाहिसा, इस्तेमाल होता है, मुबाहिसे के लिए। फिर उसमें कई इकसाम है, पार्लिमानी है, ब्रिटिश है, रिवायती मुबाहिसे जिसे कन्वेंशनल डिबेट कहते हैं, वो है। अच्छा इमोशनल वाला कौन सा होता है? मैं तो इमोशनल वाला करती हूँ। डेक्लेमेशन और तकरीर, वो आप मैं तो किसी ये में भी बोल रहा डाल आई थिंक जो आप दोनों ने किए उसको नॉर्मली ज़रा डेक्लेमेशन और तकरीर। हाँ डेक्लेमेशन अच्छा और मैं तकरीर आपको में बताती चलूँ कि पाकिस्तान जो है हमें बेसिकली रमज़ान के महीने में मिला था। जी ठीक है, अब हमने हासिल किया था और हम इसी महीने में इस वक्त बैठे हुए हैं, और जो हमारा कैपिटल है वहाँ से हम जो है मुलाकात करेंगे हमारे शिराज अहमद शिराजी से, क्योंकि वो वहाँ बैठे हैं इस्लामाबाद में, और देखते हैं कि वो कहाँ मौजूद हैं और हमें क्या बता रहे हैं। देखिए, अफ्तारी के वक्त जहाँ पर इस्लामाबाद के बासी मज़े के दस्तरखान सजाते हैं, वहीं पर चूँकि इस्लामाबाद में ज़्यादातर परदेसी है और वो अपने अहबाब के हमरा, दोस्तों के हमरा इस्लामाबाद के जो पुरफ़िज़ा मुकामात है वहाँ का रुख करते हैं, और अहबाब और दोस्तों के हमरा अफ्तारी के महफ़िल सजाते हैं। और अफ्तारी का ये टाइम जो है ये अपनों के साथ खूब यहाँ पर हल्ला गुल्ला करके गुजारते हैं। मेरा वीडियो जर्नलिस्ट अकबर बल्ती आपको दिखा सके तो इस वक्त भी यहाँ पर महफ़िल के बाहर मौजूद हो, यहाँ पर भी कुछ दोस्त जो है वो मौजूद है और अफ्तारी की तैयारी यहाँ पर की जा रही है। ये मुख्तलिफ जामियात के स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पर आए हैं और अपनी जो अफ्तारी है उसके दस्तरखान को यहाँ पर सजाकर अफ्तारी के जो मज़े हैं वो दोबाला कर रहे हैं। कुछ स्टूडेंट मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात भी करेंगे। मुझे बताइएगा, कहा जा रहा होता है कि अफ्तारी घर में ही अच्छी लगती है, आप लोग बाहर बैठे हैं, क्या वजह है? जी, इसमें कोई शक नहीं है, घर की अफ्तारी होती है, इसमें कोई शक नहीं है कि वो अच्छी होती है। लेकिन यहाँ पे जो दोस्तों के साथ जो यहाँ पर हम अफ्तारी करते हैं, यहाँ पर आके एंजॉय करते हैं, ख़ुद ये सारी तैयारी अपने हाथ से करते हैं, तो इसका अपना अलग ही मज़ा होता है। फिर जब इस्लामाबाद में आप होते हैं तो इस्लामाबाद का तो आपको पता ही है, इस्लामाबाद का तो एक अलग ही जो है ना वो रौनक होती है, तो यहाँ पे बहुत मज़ा आता है दोस्तों के साथ। बिल्कुल जी, इस्लामाबाद के जो मज़े हैं वो तो है ही अलग। अगर बल्कि आपको दिखा सके तो यहाँ पर इस वक्त भी फ्रूट चाट जो है वो प्रिपेयर की जा रही है, फ्रूट चाट की तैयारी जो है वो यहाँ पर जारी है, जबकि इस साइड पे दस्तरखान जो है वो बिल्कुल बिछाने के लिए तैयार है। जो दोस्त है वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, अफ्तारी का इंतज़ार यहाँ पर जो है वो किया जा रहा है, और यहाँ पर खूब जो हल्ला गुल्ला है ये दोस्त यहाँ पर कर रहे हैं, खुशगफियों में मसरूफ़ है, और अफ्तारी के टाइम तक यहाँ पर गपशप होती है, मज़े की डिस्कशन होती है, मुख्तलिफ टॉपिक्स पर, मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल होता है। उसके बाद यहाँ पर अफ्तारी करके, अफ्तारी के बाद खाना खा के ये अपने अपने घरों को रवाना हो जाते हैं। इस्लामाबाद के फैसल मस्जिद के बाहर के ये मनाजर है। इसके साथ साथ जो इस्लामाबाद के दीगर मुकामात है, दीगर पुरफ़िज़ा मुकामात है, वहाँ पर भी अफ्तारी के टाइम काफ़ी रश जो है वो देखने को मिल रहा होता है, और इस्लामाबाद के जो बासी है या जो इस्लामाबाद में परदेसी है वो अफ्तारी के दस्तरखान इन्हीं मुकामात पर सजाकर खूब मज़े जो है वो ले रहे होते हैं। जी, थैंक यू शिराज अहमद शिराजी, थैंक यू सो मच, ऑलवेज अ प्लेजर, ऑलवेज अ प्लेजर। हम आप दोनों का भी शुक्रिया अदा करेंगे, आपने बड़ा अच्छा जो है जो तकरीर की उसको हमने बड़ा एंजॉय किया। नाजरीन, हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं नहीं जाइएगा, यहीं रहिएगा, हम वापस आएंगे जहान रमज़ान 365 न्यूज़।
वेलकम बैक नाज़रीन, खुश आमदीद। आप देख रहे हैं जहाने रमज़ान। मैं हूँ जाले सरहदी और मेरे साथ है मंशा पाशा और हम सीधा जाएंगे अभी लाहौर, और वो भी जीटी रोड जहाँ पे ब्रेकें लग रही हैं। जीटी रोड पे ब्रेका लगियाँ गाना है एक, ठीक है। वकार कुरैशी वहाँ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम वकार, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुनाइए, आप ठीक है, खैरियत से? माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक। आपको हमारी आवाज़ सही आ रही है? वकार को हमेशा हमारी आवाज़ थोड़ी सी धुंधली सी आती है और बिल्कुल आगे पीछे काफी लोग हैं। आप सभी देखने वालों को तो जी 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 सभी देखने वालों को सबसे पहले तो यौम पाकिस्तान की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज इतवार का रोज़ है, छुट्टी का रोज़ है, रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा भी चल रहा है और आज के दिन खासतौर पर छुट्टी के रोज़ हम देखते हैं कि लोग एक दूसरे के घर इफ्तारी करने के लिए जाते हैं और ख़ास तौर पर जो शादीशुदा हजरात हैं, मर्द हजरात, उनकी ड्यूटियाँ लग जाती हैं कि टाइम कम है, बाहर निकल जाएँ और इफ्तारी का दस्तरखान सजा दें। अच्छा, तो क्या आप कहाँ खड़े हैं इस वक्त? मैं उस फूड पॉइंट पे मौजूद हूँ जहाँ पे गर्मा गर्म पकोड़े समोसे निकल रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बैक साइड के ऊपर गर्मा पकोड़े निकाले जा रहे हैं, समोसे निकाले जा रहे हैं और साथ ही साथ जो शहरी हैं उनकी एक कसीर तादाद जिंदा दिलाने लाहौर खाने पीने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देते। दही भल्ले भी खरीदारी कर रहे हैं, फ्रूट चाट भी बिक रही है और साथ ही साथ घर से एक मैसेज भी है उन लोगों के लिए जो मैरिड हैं कि आप जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए, खरीदारी करने के लिए, तो दूध दही भी लेते हुए आए क्योंकि शहरी में उसका भी एहतमाम करना है। तो राइट हैंड साइड के ऊपर खरीदारी हो रही है दूध और दही की। ये जो फूड पॉइंट है ये काफ़ी मशहूर है इस एतबार से कि यहाँ पे आपको खालिश चीज़ मिलेगी, का वो कोई पकोड़े हों, समोसे हों। इनके पकोड़े, समोसे, कचौरियाँ ख़ास तौर पर उनमें किसी भी तरह की आपको जलन का एहसास नहीं होता, कुछ ज़्यादा तबीयतें भारी नहीं रहते। लोग जो हैं मसरूफ़ हैं, ख़रीदारी कर रहे हैं, टाइम कम है, मुकाबला सख्त है, दस्तरखान सजाना है और किसी तो फिर आप भी कुछ ना कुछ लेके जाएंगे मुझे लगता है अपने घर। शुक्रिया आपका बहुत बहुत, आपने हमें ये दिखाया और जाले की जो है वैन भी नजर आई। जी, और जब भी वो कचौरियों का जिक्र होता है ना, हाँ जी, सारा रमजान गुजर गया, किसी ने मुझे कचौरियाँ नहीं खिलाई, किसी ने मुझे भी नहीं खिलाई। वो किसी कौन है जो हमें कचौरियाँ खिलाएगा? जो हमारी टीम मेंबर्स हैं उनसे ये दरख्वास्त है कि खास करके जो हमारे कान में बातें कर रहे होते हैं, क्योंकि आप हमारे कान में इतनी बातें करते हैं तो आपको हमें कचौरियाँ खिलानी चाहिए। लेकिन प्लीज लेकिन इस वक्त हमारे सेट पे भी जो हमारे स्टूडियो में एक गेस्ट मौजूद हैं और ये सेकंड इस फील्ड के हवाले से गेस्ट हमारे पास आई हैं जिनका माइंड साइंसेस से ताल्लुक है। बिल्कुल, हमारे पास इस वक्त है सैयदा अनम अली जो कि माइंड साइंसेस काउंसलर हैं और वेलनेस कोच भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम सैम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच, प्लेजर टू हैव यू। एंड आप दोनों होस्ट की तरफ से, हमारी टीम की तरफ से आपको रमज़ान मुबारक। आपको भी बहुत मुबारक। अच्छा जी, तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि ये एक तो माइंड साइंसेस हमें पता है कि क्या है, क्योंकि एक दफ़ा पहले भी हमारे शो पे आ चुके हैं काउंसलर, आप इसको एक सम अप करके बताइएगा। और दूसरा, क्योंकि आज रेजोल्यूशन डे है और हमारा जो मौजू है वो आइडेंटिटी है, तो इंसान के लिए अपने कुछ रेजोल्यूशंस बनाना कितना ज़रूरी है और उनकी आइडेंटिटी क्या ज़िंदगी भर एक ही रहती है कि जैसे आप जब बड़े हो जाते हैं तो आपकी जो आइडेंटिटी है वो फिक्स हो जाती है, या डू यू गो थ्रू चेंजेस एंड योर आइडेंटिटी कीप्स इवॉल्विंग? बिल्कुल ठीक। अच्छा, सबसे पहले तो सुनने वालों को बहुत आसान लफ्ज़ों में मैं बताना चाहूँगी कि जैसे हम कहते हैं ना कि हर इंसान के बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, उनकी डिफरेंट साइंसेस होती हैं। तो माइंड साइंस इज़ ऑल अबाउट मेरे और आपके जहन के अंदर जहन साजी किस तरह की जा सकती है, दिमाग की क्या साइंस है। और अभी मैं आप लोगों का प्रोग्राम ही देख रही थी, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था आप दोनों की बातों को सुनते हुए कि हर दौर में ना जैसे जैसे इंसान के अदवार बदलते हैं ऐसे ऐसे लोगों को अंदाज़ा नहीं है, मेरे और आपके माइंड के भी फेजेस बदलते हैं और हमारे माइंड को चेंजेस बहुत अच्छे लगते हैं। अगर हम थोड़े थोड़े टाइम के बाद अपने जहन के साथ कुछ अपने बिहेवियर्स के साथ तब्दीलियां करना शुरू कर दें तो माइंड साइंसेस मुझे और आपको ये सिखाती है कि मैं और आप अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से एलिवेट कर सकते हैं। तो बेसिकली इट्स ऑल अबाउट ह्यूमन माइंड की स्टडी कि मेरा आपका माइंड कैसे काम करता है, किस तरीके से हम अपने आप को बेहतर कर सकते हैं हर दिन, हर महीना, हर साल। अच्छा, कमिंग बैक टू योर पॉइंट के जैसे हम बात कर रहे हैं कि अपनी आइडेंटिटी को कैसे मैं और आप बेहतर करें, मुझे ऐसा लगता है स्पेसिफिकली आज के टॉपिक के हवाले से कि हम अपनी साइंस में भी कहते हैं, वेलनेस में भी कहते हैं कि रेजोल्यूशन माइंडसेट जो है ना, कोई भी अगर आम फहम सुनने वाला इंसान अपने जहन में ये समझ ले, करारदाद पाकिस्तान जब हम आज के दिन की बात करते हैं तो एक फैसला हुआ था। रेजोल्यूशन को अगर हम उर्दू में देखें तो एक फैसला हुआ था, है ना, एक चीज़ का डिसीजन हुआ था। तो आम सुनने वाला शख्स ये कैसे समझ सकता है कि ज़िंदगी जैसे गुजर रही थी गुजर गई, जो गलत फैसले हो गए वो हो गए, जो हमारी जहन साजी बहुत दफ़ा गलत तरीके से हो गई, जो हमारी कंडीशनिंग हो गई,
अगर मैं और आप चाहें तो आज से अभी से बहुत ही कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव बिहेवियर के थ्रू छोटे छोटे रेजोल्यूशंस बनाकर, कोई ज़रूरी नहीं कि आप बहुत बड़े रेजोल्यूशंस बनाएं, अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। और माइंड साइंसेस मुझे और आपको ये बताती है कि एक बड़ा अच्छा सा हमारा एक फॉर्मूला है, और यू कैन से कि हमारी एक टेक्निक है। जैसे हम कहते हैं यू कैन लर्न एंड यू कैन लर्न ऑलवेज। किसी भी वक्त आप अगर चाहें, आज यहाँ बैठे हुए मैं, आप या देखने वाला कोई भी शख्स अगर ये चाहे कि मैं ये रेजोल्यूशन अपने अंदर लेके आना चाहती हूँ, तो क्या मैं इसको अनलर्न कर सकती हूँ? क्या उन पुराने हैबिट्स को, उन बिहेवियर्स को ठीक कर सकती हूँ? सो बिल्कुल कर सकते हैं। यही चीज़ मुझे और आपको माइंड साइंस सिखाती है कि हम जब चाहें नए बिहेवियर्स को लर्न कर सकते हैं। अच्छा, लर्न करने में कैसे मुझे और आपको पता चलेगा कि मुझे सही सिम्त में जाना है? उसके लिए वही आप वाली बात जो आपने कही कि हमें अपनी आइडेंटिटी का पता होना चाहिए। हमने 20 साल 25 साल किस आइडेंटिटी के साथ गुजार लिए। इस मुल्क में रहते हुए एक ख़ास किस्म की डिग्री को ऑप्ट करके, ख़ास किस्म के शोबे में काम करके, मेरी आइडेंटिटी क्या है? अगर मुझे महसूस होता है कि मेरी आइडेंटिटी बिल्कुल मुनासिब है, ठीक है, मैं अपने तौर से जैसे मैंने कहा कंस्ट्रक्टिव मेरा एटीट्यूड है लोगों को लेके, काम को लेके, मुल्क को लेके, और सबसे पहले तो अपने आप को लेके सो तब तो ठीक है। उसमें भी हमारे पास बड़ा मार्जिन होता है, हम अपने आप को हर थोड़ी देर बाद अपग्रेड करते रहें। और क्योंकि मुझे आज मौका मिला है आपके शो पे आने के लिए, तो अभी ब्रेक पर मैं आप दोनों से भी ये बात कर रही थी। आई रियली वांटेड टू से दिस बिकॉज अम्मी ने मुझे स्पेशली ये कह के भेजा था कि दोनों को मेरा ये मैसेज ज़रूर देना कि शो इतना अच्छा जा रहा है, इतना नॉर्मल है, इतना, क्योंकि हम आज बात कर रहे हैं ना अपग्रेड करने की, कि ये भी हमारी रेजोल्यूशन में आना चाहिए कि लोगों को पता हो कि रमज़ान एक महीना आता है, तो या जैसे अभी हमने कहा 23 मार्च आ गया, तो अब ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मैं और आप झंडे लेके जी बैठ जाएं और हमने कहा कि हम रेजोल्यूशन डे को मना रहे हैं। इट्स ऑल अबाउट कि आप अपने आप को कैसे डे टू डे अपग्रेड कर रहे हैं। और माइंड साइंसेस में हम बात करते हैं, मैं सैयदा आलम की अम्मी को सलाम देना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। हमें वैसे ही अम्मा बड़ी पसंद है और हम सीरियसली बहुत खुश नसीब हैं कि वो हमें देख रही हैं और हमें पसंद कर रही हैं, और हम इस किस्म का शो अपने व्यूअर्स तक लेकर आ रहे हैं। वेरी प्राउड ऑफ हर, द वे शी स्पीक्स, इट्स वेरी कामिंग पर्सनालिटी। थैंक यू सो मच। सो आई थिंक वेलनेस में भी मुझे और आपको ये चीज़ सीखने की ज़रूरत है कि वो सारी चीज़ें जो मेरी और आपकी आइडेंटिटी में कहीं ना कहीं लैक करती हैं, उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं, कभी भी कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम ये समझें कि जी अब एक हैबिट बन गई है तो वो टूट नहीं सकती, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा, मुझे एक जो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछना था ना, जो कि लोग अक्सर अपने आप से ये सवाल नहीं पूछ पाते क्योंकि इंट्रोस्पेक्शन नहीं होता, अपने आप से गुफ्तगू नहीं होती। सो एक होती है आइडेंटिटी जो आपको दी जाती है, डिक्टेट की जाती है, जो माशरती तौर पे आपको मिलती है, बिकॉज वी आर बायो सोशल एनिमल्स। सो एक आप बायोलॉजिकली आप होते हैं और एक सोशली, और जो मैं डिक्टेशन की बात कर रही हूँ वो सोशली जो आपको बताया जाता है कि भाई तुम लड़की हो, तुम मुसलमान हो, तुम्हारी उम्र ये है, तुम लाल रंग नहीं पहन सकती। मैं नेगेटिव बातें बता रही हूँ, लेकिन ये मैं आपको सिर्फ एक आइडिया दे रही हूँ। और एक आपकी खुद की आइडेंटिटी होती है जो आप बायोलॉजिकली होते हो, लाइक आपकी कैपेबिलिटीज क्या है, इनहेरेंटली आपको क्या क्वालिटीज मिली हैं। बिल्कुल, आप अपनी इनहेरेंट जो बायोलॉजिकल आइडेंटिटी है उसको उस तक कैसे पहुंच सकते हैं, बिकॉज बहुत कम लोग हैं जो वहां तक। दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन याले, और मुझे इसको कहने में कोई कबाहत नहीं है कि हमारे यहाँ शायद अगर मैं बात करूँ लिविंग इन पाकिस्तान, लोगों में अभी भी इस चीज़ की शायद आगाही की थोड़ी सी कमी है। उसकी वजह यह है कि जब तक हम सेल्फ रिफ्लेक्शन की तरफ नहीं जाएंगे, यानी हम अपने खुद ही में नहीं जाएंगे, जिसमें हम अपनी साइंस में कहते हैं कि मेडिटेशन, आपको किसी भी तरह की मेडिटेशन अगर आप कर सकते हैं, चाहे आप सिंपल नमाज पढ़ रहे हैं या आप थोड़ी देर सिर्फ खामोशी में बैठ रहे हैं, तो वो बहुत ज़रूरी है। जब तक हम सेल्फ रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे तब तक हमें ये पता नहीं चलेगा कि आया मैं अनम अली वो प्रोडक्ट हूँ जो मेरे पेरेंट्स ने या मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने मुझे बना दिया या मुझे कंडीशन कर दिया, या मैं अब वो प्रोडक्ट हूँ जो कि मुझे सोसाइटी ने बना दिया। तो उसको या मैं वो हूँ जो मैं खुद या मैं वो हूँ जो मैं खुद होना चाहती हूँ। एग्जैक्टली, जिसको हम अपनी अक्सर साइंस में कहते हैं, जब हम शैडो वर्क करते हैं तो शैडो वर्क में यूजुअली ऐसा होता है कि वो वाला शैडो नजर आता है जो हमारी अपनी ज़ात होती है, जो कहीं छुप जाती है। सो वो सब चीज़ें कैसे हो सकती हैं, ऐसे में मैं कहूँगी कि इफ़ यू रियली नीड काउंसलिंग, अगर आपको लगता है कि मुझसे खुद से ये चीज़ें नहीं संभल रही हैं, आप जा सकते हैं फॉर थेरेपी, काउंसलर्स, वेलनेस कोचेस, बहुत सारे लोग आपको हेल्प करने के लिए तैयार हैं। अगर आप खुद से उसको सॉर्टेड करना चाहते हैं तो मैं एक सिंपल सी छोटी सी चीज़ आपके प्रोग्राम के थ्रू बताना चाहूँगी, दैट इज़ जर्नलिंग। लिखना शुरू कर दीजिए, आप सेक्शंस बनाइए, आप थोड़े थोड़े कॉलम्स में देखिए, और उसमें एक कॉलम जैसे उन्होंने कहा कि वो रखिए जिसमें जो चीज़ें आपकी करने वाली थी जो नहीं हो सकी, जिस वक्त कहीं सप्रेस हो गई, वो इमोशंस जो कहीं बहुत कहीं ना कहीं जोश मारते थे लेकिन उस वजह से हम नहीं कर सके क्योंकि हमारी
हमारे ऊपर सोसाइटी का बड़ा दबाव था। सुनो, जब हम जर्नलिंग करना शुरू करते हैं, लिखना शुरू करते हैं, तो ऑटोमेटिकली एक तो ब्रेन आपका बड़ा सॉर्टेड हो जाता है, थोड़ा सा ज़रा रिलैक्स होता है। दूसरा, आपको एक्चुअली में पता चलता है कि ओके फाइन, मेरी आइडेंटिटी एक्चुअली में ये सेंटर वाला पार्ट है जिसको मैंने अब लिखना शुरू किया है। सो नो, व्हेन यू स्टार्ट, अब आपको लिखने की आदत होने लगती है तो बहुत सारी और चीज़ों के इल्हाम होने लगते हैं, बहुत सारी चीज़ें याद आने लगती हैं। अच्छा, ये वैसे कितनी हैरत की बात है कि मैं, क्योंकि आई ग्रू अप इन मेरी 3 बड़ी बहनें और 4 सिस्टर्स ऑल टुगेदर, और सब बड़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज़ माशाल्लाह। वो बहुत ही पढ़ाई में भी अच्छी थी, पढ़ाकू थी। मैं ज़रा स्लो थी, मैं ज़रा बातूनी ज़्यादा थी बचपन में। आज लोगों को यकीन नहीं होगा, मैं बड़ी बातूनी होती थी। तो मेरी, हाँ शायद हो भी जाए। तो मुझे आई थिंक एक बड़ा आइडेंटिटी, अपनी फाइंडिंग माई ओन आइडेंटिटी, क्योंकि मुझे मेरी बड़ी बहनें जो खुद करती थी वो मुझे भी बताती थी, जिसमें कोई गलत बात नहीं है कि बाल ऐसे बनाओ, ये ऐसे करो। तो मैं पूरे बचपन मैंने जर्नलिंग की है, जस्ट एज अ हैबिट। सो आई थिंक समवेयर मैंने सबकॉन्शियसली इस चीज़ को रियलाइज किया कि मुझे अपनी आइडेंटिटी, वो तो खैर मैंने रियलाइज था कि मुझे एक अपनी आइडेंटिटी बनानी है, लेकिन ये जरिया कि जर्नलिंग करके उससे कितना फर्क पड़ता है वो मैंने बड़ा सबकॉन्शियसली किया। और आई थिक अभी तक पड़ी हुई है। अब तो मैं देखती हूँ तो मैं एम्बैरेस ही हो जाती हूँ इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, लेकिन कितनी जरूरी चीज़ है। हम लोग के पास जो है ना वो टेक्नोलॉजिकली डिस्ट्रैक्शंस नहीं थे, ठीक है, जो अब है हमारी जो आने वाली पौध है। तो हम लोग सब कहीं ना कहीं इस चीज़ से गुजरे हैं। मेरी डायरीज रखी हुई है, मैं अक्सर जाती हूँ, आई ऑल्सो गो, और वो मेरे रिसर्च का हिस्सा होता है कि मैं क्या सोचती थी, कैसे सोचती थी। उस पर हंसी भी आती है, इस बात पे भी हंसी आती है कि एक्चुअली नॉट अ लॉट हैज चेंज्ड। आपकी पर्सनालिटी की बहुत सारी इनहेरेंट चीजें हैं, इनहेरेंट चीजें थी, वो वैसे ही है। जो आपकी कंसर्न्स हैं वो काफी, और देखिए साइंस भी मुझे और आपको रिसर्च से ये बताती है कि एक पॉइंट के बाद आके, आप माने या ना माने, जो आपकी एक्चुअली में असल पर्सनालिटी होती है वो कहीं ना कहीं सामने आती है, झलकती है। वो अलग बात है कि अगर आपको माहौल ऐसा ना मिले। हम बात कर रहे थे शो के हवाले से बात कर रहे थे, हम रमजान के हवाले से बात कर रहे थे और शोज के हवाले से बात कर रहे थे कि हम एक लिबादा उड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो हमें सोसाइटी ने बताया है कि ये सही है, ठीक है, और ये सही है, इसको ज्यादा जारिंग नहीं बनाएंगे। एग्जैक्टली। एक तो जारिंग से डर लगता है, रिबेलियन से डर लगता है, और जो एक चीज हमें रोकती है, जो मुझे फील होता है अपनी आइडेंटिटी रीच करने में, वो है गिल्ट। वेरी ट्रू, है ना, बिकॉज हम वी फील के बीइंग हैप्पी और बीइंग सेटिस्फाइड इज समहाउ गिल्ट रिडन। एग्जैक्टली। किसी और को, जैसे आपने अगर आप अगर खुश है किसी अपने डिसीजन के साथ, तो शायद आपने वो डिसीजन खुद गर्जी में लिया है या किसी को हर्ट करके लिया है। उसकी वजह ये है कि क्योंकि हमें कंडीशन ऐसे किया गया है ना। अब आप देखें ना, अगर मैं और आप खवातीन को तो बहुत ज्यादा कंडीशन कर दिया गया है ना। मैं अगर कोई चीज शायद अपने शौक से, अपनी खुशी से करना भी चाहूँ, तो अगर मैं कर भी लूंगी तो उसके बाद मुझे 100 गिल्ट रहेंगे कि लोग क्या सोच रहे हैं, लोगों ने क्या जजमेंट। एंड ये बात मैं आपको एक बात बताऊँ, ये मैं बहुत अरसे की अपनी ट्रेनिंग्स को देख के, अपने टीचर्स को समझ के, बहुत सारे सेशंस करके मैं खुद इस नतीजे पे पहुंची हूँ कि आप कुछ भी कर लें, आप कुछ भी कर लें, ना तो आप लोगों को और दुनिया को सेटिस्फाइड कर सकते हैं, ना आप ये समझ सकते कि ओके फाइन, अगर मैं इस वाली कैटेगरी में फिट इन हो रही हूँ या फिट इन हो रहा हूँ तो शायद मुझे जजमेंट नहीं मिलेगी। ये हम खुद ही अपने आप को इस इल्यूजन से जितनी जल्दी निकाल लें उतना बेहतर है। और जब हम आइडेंटिटी क्राइसिस की बात करते हैं ना, सो एक चीज़ जिसमें सबसे ज़्यादा हम लोगों को नफसियाती तौर पर भी परेशान देखते हैं, हम देखते हैं कि लेटर ऑन एक उम्र में आके लोगों को अमूमी तौर पर जब डिमेंशिया हो जाता है या बहुत सारी और जहनी बीमारियाँ होती हैं, उसकी वजह यही होती है कि पास्ट में उन्होंने बहुत सारे ऐसे इमोशंस को सप्रेस किया था। उनको मालूम ही नहीं हुआ कि एक्चुअली में उनकी क्या आइडेंटिटी थी। तो थैंक यू सो मच। के प्रोग्राम में मैं वक्त की कमी थी, बहुत सारे सवाल थे, बहुत सारे सवालों के जवाब भी दरकार थे, लेकिन आपको जरूर मदू करेंगे। कहीं ना कहीं रमजान तो हमारा खत्म हो रहा है जल्दी जल्दी, लेकिन आपसे कहीं मुलाकात होगी इंशाल्लाह। आप देख रहे हैं नाजरीन जाने रमजान में हम वापस आएंगे आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक, तो कहीं मत जाएगा। आप लोग आ गए, वेलकम बैक नाज़रीन। आप देख रहे हैं जहाने रमज़ान। मैं हूँ जाले सरहदी, मेरे साथ है मंशा पाशा, और हमारे साथ एक और शख्सियत मौजूद है हमारे किचन में। जी हाँ, सोबिया, मैं आप ही की बात कर रही हूँ। उनके खूबसूरत बाल और वो खूबसूरत खुशबुएं जो किचन से आ रही हैं, तो आज हो क्या रहा है वहाँ? अच्छा, आज हम बना रहे हैं इंडोनेशियन डिश जिसका नाम है चिकन साते विद पीनट सॉस। बेसिकली साते होता है कोई भी मीट का 1 बाइट पीस जो कि आपके स्क्यूअर में अटैच हो, और वो फिश भी हो सकता है, प्रॉन भी, रेड मीट, वाइट मीट, जो भी। और इसको जो बेसिकली सर्व करते हैं वो पीनट स्पाइसी सॉस के साथ करते हैं। तो इसकी रेसिपी मैं बताती चलूँ आपको।
हमें पहले पेस्ट बनाना है। हमने शैलेट्स ले लिए, प्याज नहीं लेनी, शैलेट्स लेने जो छोटी होती है और थोड़ी लंबी होती है, थोड़ी स्वीट होती है, शार्पनेस होती है उसमें, पर वो मिठास होती है उसमें। वो वाली प्याज ले लेनी है आपने गार्लिक क्लोव्स लिए, आपने हरी प्याज का जो सफ़ेदी वाला पार्ट है ऊपर का वो उसमें डालना है, हरा पार्ट जो है वो नहीं डालना। उसके बाद हमने इसमें ले लिया हल्दी ले ली हमने, इसमें नमक डाला, कोरिएंडर पाउडर, रेड चिली पाउडर और हमारी ब्राउन शुगर, ये डाल के पानी डाल के अच्छा सा पेस्ट बना लिया। फिर हमने अपने चिकन को मैरिनेट किया, फिर हमने अपने स्क्यूअर्स में देखिए लगा लिया, 4 to 5 पीसेज आप पर स्क्वायर लगाएंगे। और इसको जो है मैं शैलो फ्राई कर रही हूँ बिल्कुल लाइट ऑयल में। अगर आपके पास ग्रिल पैन है आप ग्रिल कर लीजिए। उसके बाद हम बनाएंगे अपनी पीनट बटर सॉस, जो इसमें मैंने पीनट बटर का इस्तेमाल किया। हमने ब्राउन शुगर डाली है, सोया सॉस डाला है, सिराचा हॉट सॉस डाली है, लेमन जूस दिया है, कोकोनट मिल्क के साथ हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया और ये हमारी सॉस जो है वो तैयार है। अच्छा, ये ऑप्शनल है कि आप अपने स्क्यूअर्स पे जो है इस तरीके से लेकर ब्रश कर सकते हैं, या तो आप इसको एज अ साइडलाइन सॉस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये सॉस आप किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आपको अच्छी लगे, आप ट्राई करेंगे, आपको अच्छी लगेगी तो आप नगेट्स के साथ, फ्राई के साथ, किसी के साथ भी आप इसको सर्व करें। बहुत बेहतरीन सॉस होती है। नहीं, तो अच्छी लगेगी हमें। हाँ बिल्कुल अच्छी लगेगी। मुझे लगता है सोबिया की जो सॉसेस हैं ना वो बड़ी कमाल की हैं और बड़ा मुश्किल होता है अच्छी सॉस की रेसिपी कहीं से ढूंढ लेना। सो मैं तो इसकी सारी जो सॉसेस की रेसिपी है वो मैं अपने से लिख के और ये मैं जार में लेके जा रही हूँ। डन। अच्छा, इस वक्त जो हमारे पास गेस्ट मौजूद हैं वो हम दोनों की एक अच्छी दोस्त भी हैं। इनके जो हस्बैंड हैं वो मेरे शोहर के भी बहुत अच्छे दोस्त हैं एंड शी इज़ वन ऑफ दोज पीपल जाले जिसको मैं हमेशा कहती हूँ तुम्हें टाइम कैसे मिलता है। माशाल्लाह शी हैज़ 3 daughters और उसके बावजूद जो है वो हर जगह पाई जाती हैं, अपने दोस्तों के सारे प्लान्स पर पाई जाती हैं। और अगर आप इनके किसी प्लान को मिस कर लें तो ये नाराज बड़ा माइंड भी करती हैं हमारे साथ। मुझसे तो नाराज ही है ये। हाँ, इस वक्त मौजूद है हमारे साथ स्टूडियो में महक। हाउ आर यू महक? थैंक यू, आपने हमारे सेट पे जो है वो रौनक लगा दी। हाँ, रौनक। थैंक यू। रौनक क्या है रौनक आपके लिए? रौनक है चांद रात। चांद रात बिल्कुल, बिकॉज शी एक्चुअली स्पेयर हेड्स रौनक बाजार जो कि यू डू चांद रात पे और चांद रात से एक रात पहले। इसके बारे में ज़रा हमें बताएं। आप यू आर डूइंग इट फॉर क्वाइट अ फ्यू इयर्स नाउ। हाँ, तो बेसिकली बैकग्राउंड मेरा इवेंट प्लानिंग का था, बट जब हम इवेंट प्लानिंग कर रहे होते हैं तो आप जब आउटसोर्स काम कर रहे होते हैं तो बहुत सारी सी ख़वातीन होती हैं जो यू कनेक्ट विद, एंड दैट्स व्हेन आई केम अप विद द आइडिया 2017 में कि वो ख़वातीन जो घर पे बैठ के काम कर रही हैं उनको एक्चुअली फ्रंट पे लेकर आना है। बिकॉज अक्सर जो है हम कमर्शियली उनसे कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, बिकॉज आप कमर्शियल भी देखें ब्रांड्स के भी पीछे ये सारी ख़वातीन होती हैं, तो उनका जो टैलेंट होता है वो अक्सर शोकेस नहीं हो पाता। एंड हमारे पास इतने सारे लोग हैं बिकॉज सोसाइटल नॉर्म्स की वजह से, फैमिली प्रेशर की वजह से, बच्चों की वजह से दे डोंट गेट आउट ऑफ द हाउस, तो वो कोई एक प्रॉपर शॉप नहीं लगा सकती हैं, कहीं पर जाके कंटिन्यूस काम नहीं कर सकती, 9 to 5 नहीं कर सकती, या कि मतलब रोज़ का कुछ नहीं कर सकती। तो फिर हमने इस तरीके से प्लान किया कि हम एक एग्जीबिशन लगाएंगे एंड उसमें जितने भी बेस लेवल स्टार्टअप्स हैं उनको आगे लेकर आएंगे। और मज़े की बात ये, वो स्टार्टअप्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर जो है ख़वातीन अक्सर जो है उनको बेसिक मार्केटिंग नहीं आती है, बेसिक HR नहीं आती है, कभी कभी कस्टमर सेलिंग भी नहीं आती, तो हम उनको उस इवेंट के लिए प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद आगे जो है हम जितने भी इंस्टीट्यूशंस हमारे साथ दे जॉइन हैंड्स, हम उनके साथ फिर उनको कनेक्ट करवा देते हैं, फिर उनका बिजनेस एक्सपैंड हो जाता है। हाँ। तो फ्रॉम अ वेरी स्मॉल बेस लेवल स्टार्टअप वो फिर एक ब्रांड बन जाता है। सो ये बेसिकली एक हमारी एक पैशनेट प्रोजेक्ट है जो 2017 से चल रहा है। And it's so amazing. हाँ, हम दोनों लास्ट ईयर गए भी थे। लास्ट ईयर मैं तो आई वाज अ पार्ट ऑफ रौनक बाजार आल्सो लास्ट ईयर। मेरा भी एक छोटा सा ब्रांड है और मुझे इन्होंने रौनक बाजार ने मौका दिया कि मैं अपने ब्रांड को भी शोकेस वहाँ कर सकूँ। एंड आई बिलीव आयशा उमर इस दफ़ा अपना स्टॉल लगा रही है रौनक बाजार में। Is she also a part of it? Yeah, most probably. है ना? Let's see. हाँ, आयशा is also part of the whole 365 की फैमिली जो हमारी टीम है जी बिल्कुल। और मुझे अच्छी बात ये लगती है ना कि हम लोग ना फीमेल्स बेसिकली बहुत सारी चीज़ों की वजह, जितना वैसे हमारे शो में बहुत सारी फीमेल एंटरप्रेन्योर्स आए हैं एंड कॉटेज इंडस्ट्री के ख़वातीन आई हैं, बट वो जितनी भी आई हैं सबने ये कहा कि उनको फैमिली बहुत सपोर्ट करती है, बट देयर आर मेजॉरिटी जिनकी फैमिली या आगे पीछे कोई सपोर्ट करने वाला ही नहीं है। अच्छा, इट्स नॉट द सपोर्ट ऑल्सो, इट्स बेसिकली आई थिंक माइंडसेट है, जिसमें कभी कभी ऐसा होता है जो हमारे पास ख़वातीन होती हैं वो इतनी रिस्ट्रिक्टेड हो जाती हैं कि नहीं हमारे बच्चों के एग्ज़ाम्स हैं तो हम स्टॉल नहीं लगा सकते या हम एग्जीबिशन नहीं कर सकते क्योंकि वो एग्ज़ाम है। अब कराची में आपको पता है इवेंट्स के प्राइम टाइम होते हैं, अब जैसे चांद रात इज़ अ प्राइम टाइम, ईद के करीब प्राइम टाइम होता है, वेडिंग सीजन का प्राइम टाइम होता है, तो अब उसमें अगर आपकी सेल्स नहीं हो तो पूरा साल तो आपको थोड़ा बहुत चलता रहता है, बट इसमें एक्सपोजर आपको ज़्यादा मिल जाता है।
कभी कभी ऐसे भी केसेस हमारे पास आते हैं जहाँ पर ख़वातीन के बैंक अकाउंट्स नहीं होते हैं। They don't have बैंक अकाउंट्स, they don't have NICs। तो जब हम इनको रजिस्टर कर रहे होते हैं तो हमें जो है अक्सर औकात मर्द हजरात से लड़ाई करनी पड़ती है कि ये ब्रांड आपका नहीं है, ख़वातीन का है। आपके घर में जो भी खातून है उनको आप प्लीज़ सामने लेकर आए, बिकॉज शी इज़ द फेस। आई मीन इट्स गुड यू आर सपोर्टिंग हर बाय कमिंग एंड स्टैंडिंग, बट सपोर्ट हर किसी को मिलती है। बट अगर आप उन ख़वातीन से बोलेंगे आप ये रेगुलर काम कर सकती हैं सारी चीज़ों को पीछे रख के, तो नो, नन ऑफ देम कैन डू दैट। बट आप 2017 से कर रही हो महक, सो दिस इज 2025 राइट नाउ। व्हाट डिफरेंसेस हैव यू सीन? सो चेंजेस आए हैं? येस, ऑफ कोर्स चेंजेस आए हैं। अब ये कि ख़वातीन में थोड़ा डर ख़त्म हो गया है। अब ये कि वो कहती हैं अच्छा चले हम स्मॉल ड्यूरेशन के प्रोजेक्ट्स कर लेते हैं। They have now started opening up bank accounts and also getting loans as well. Because एक इंडस्ट्री में कहा जाता है कि ख़वातीन are very careful and they're very clean in their dealing, तो उनकी लोन टेकिंग और उनकी लोन गिविंग जो रिटर्न पॉलिसीज़ हैं they are absolutely amazing। अच्छा, तो स्मॉल ब्रांड्स अब बड़े होते जा रहे हैं और लोगों को अवेयरनेस आना शुरू हो गई है। और वैसे भी आजकल की इकॉनमी में पीपल आर स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग देयर हैज़ टू बी अ सोर्स ऑफ इनकम दोनों के हाथ में। Absolutely, one person cannot run the household and फिर आपकी pressures आ जाते हैं। Exactly, और आजकल खर्चे इतने ज़्यादा हो गए हैं कि honestly speaking जब ख़वातीन काम कर रही होती हैं तो वो एक्स्ट्रा इनकम आपकी उन चीज़ों पे जा रही होती है जो कभी-कभी आप नज़रअंदाज कर रहे हो। बिल्कुल, पता ही नहीं। महक, I've known you for some time now and रौनक बाज़ार एक ज़बरदस्त चीज़ है, but you faced a lot of challenges, although कि जो है आप ख़वातीन के लिए एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है फीमेल एंटरप्रेन्योर्स को लेके, लेकिन a lot of people have also discouraged you in the past and एक मुश्किलात भी पेश आई हैं जो challenges face आई हुई हैं। Can you talk a little bit about that? First and foremost तो challenges ये होती है कि जब आप when you come into the commercial space तो लोग आपको seriously नहीं लेते because you're a woman and you have an idea and you're trying to put it outside। तो पहले तो लोग सीरियसली नहीं लेते थे, कहते कि नहीं अच्छा ऐसी कुछ छोटा मोटा सा है, अच्छा ऐसी ख़वातीन के लिए करना है, अच्छा कोई मसला नहीं है। बहुत जगहों पे ऐसा होता है कि हमारे वेन्यूज़ के इशू हो जाते हैं कभी कभी कि कहीं से कोई कॉल आ जाती है, हमारा वेन्यू हाथ से निकल जाता है या कोई ना कोई प्रेशर आ जाता है। कभी ये हो जाता है कि हमारा जिस दिन इवेंट हो रहा होता है तो उस दिन कोई और सामने से एक इवेंट कर लेते हैं, तो क्लैशेस बहुत ज़्यादा होती हैं। ख़वातीन को इकट्ठा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अक्सर ऐसा होता है कि उनकी फैमिलीज़ इन्वॉल्व हो जाती हैं और कभी कभी दे गेट वेरी अग्रेसिव। तो ये तो मतलब लाइक challenges like they come with every event। कहीं there is not been one event जहाँ पर आपको कोई challenge नहीं होता, but I think हमारा journey ऐसी रही है कि लोग अब हमारी journey पे believe करते हैं and they say कि no, if there is something the team will pull it off। तो अब अगर चाहे हमारा वेन्यू का मसला हो, चाहे हमारा जो है वेंडर्स को समझाने का मसला हो, या चाहे हमारे कोई इवेंट क्लैशेस हो, वो सारी की सारी सॉर्ट हो जाती हैं। वन बाय वन दे गेट सॉर्टेड। अच्छा, तो दिस इज नॉट जस्ट वंस अ ईयर दैट यू डू दिस इज ट्वाइस अ ईयर। दिस इज ट्वाइस अ ईयर। लेट्स जस्ट टॉक अबाउट कब होता है ये। हाँ, सो बेसिकली वी डू चांदरात एंड चांदरात वी फोकस इज बिकॉज ये आइडिया इसलिए आया था बिकॉज पुराने ज़माने में जब सब निकलते थे एंड यू नो इन एरियाज़ इन कराची दे यूज्ड टू बी ह्यूज लाइक मेहंदी स्टॉल्स एंड ऑल ऑफ दैट। फिर आहिस्ता आहिस्ता हालात ख़राब होना शुरू हो गए, पीपल डिडंट फाइंड। और कराची फैल भी बहुत Exactly, पहले मीना बाजार जाया जा सकता था। Exactly. मीना बाजार जाने के लिए 2 घंटे लगेंगे आपको अगर आप इसके अलावा जो रश वगैरह हो जाती है बाहर, उसमें पहुंचना ही बड़ा मुश्किल होता है और सेफ स्पेस आपको चाहिए होती है जहाँ पर पहले तो ये होता था कि हम सारे फैमिलीज के साथ बच्चों के साथ आप एक जगह पे आ रहे हैं, वहाँ पर मतलब अपनी आराम से सुकून से मेहंदी भी लगा रहे हैं, यू ईटिंग ऑल्सो, ओपनिंग और इफ्तार ऑल्सो, लास्ट में शॉपिंग ऑल्सो। बिकॉज अक्सर ऐसा होता है कि बाज़ार में बहुत रश होता है, आपको पार्किंग की जगह नहीं मिलती है, आपको लाइंस बहुत लगी हुई होती है मेहंदी के लिए, यू कांट शॉप। सो एक जगह पे जहाँ पर आपको पता है कि सेफ़ एरिया है और एक सेक्शन मतलब कराची के एक हिस्से में, तो उधर उस एरिया के लोगों का आना आसान होता है। अब हम उठ के शायद प्रॉब्ली मीना बाजार नहीं जा सकते, लाइक यू सेड 2 घंटे लगेंगे। जी, 2 घंटा जाना 2 घंटा आना। हाँ, फिर वहाँ पे इंतजार भी करना 2 घंटा। एग्जैक्टली। सो अब इतनी सारी चीज़ें हो चुकी हैं, पीपल प्रेफर के करीब की चीज़ों से। दैट्स हाउ वी थॉट कि चलो करीब में ही हम इस तरह का कोई बाजार लगाते हैं जिससे पीपल हैव a secure and you know accessible easy access basically। अच्छा, ये तो हमने रौनक बाजार के हवाले से बात की। ओके, सो व्हाई आई लाइक really like महक इज फॉर द कंटेंट क्रिएशन दैट शी डज। ठीक है, और उसके ऊपर हम थोड़ी सी बात कर सकते हैं। हाँ, अजान की ब्रेक लेंगे, उसके बाद हमारे पास महक होंगी
एहसान? जी जी बस ठीक है। सो ये क्वेश्चन मैं आगे पुट फॉरवर्ड करूंगी, अभी मैं सिर्फ आपसे जिक्र करूंगी इस बात का कि बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो टैबूज हैं ख़वातीन को लेकर, और सोशली हमारी क्या आइडेंटिटी है, क्योंकि हम आइडेंटिटी क्राइसिस के ऊपर बात करने वाले हैं। सो एज वुमेन, ठीक है, सो उसके ऊपर जो है महक बहुत अच्छी वीडियोज़ बनाती हैं, एंड आई एम लाइक वेरी हैप्पी एंड वेरी प्राउड ऑफ यू, बिकॉज आई एक्चुअली बहुत गट्स चाहिए होते हैं करने के लिए, है ना। सो वी विल टॉक अबाउट दिस। बट नाज़रीन, आपको पता है कि रमज़ान का महीना है और लाहौर और इस्लामाबाद में अजान जो है वो जल्दी हो जाती है, तो अभी वहाँ पे हम जाएंगे, उनकी अजान सुनेंगे और फिर आप दोबारा से जहाने रमज़ान में वापस आएंगे। तो कहीं मत जाइएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट गुफ्तगू चल रही है। मैं हूँ जाले सरहदी, मेरे साथ है मंशा पाशा, कहीं मत जाइएगा। खुशामदीद, वेलकम बैक नाज़रीन। आप देख रहे हैं जहाने रमज़ान 365 न्यूज़ पे। आज 23 मार्च है, उसके हवाले से हमने काफ़ी गुफ्तगू की है, लेकिन अब हम ज़रा ईद के ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जो गेस्ट हैं महक अली, जो मेरी दोस्त भी हैं, बल्कि हम दोनों की ही दोस्त हैं। जी, मुझे आपने क्यों एक्सक्लूड किया? yes, मैं यही सोच रही थी। हम दोनों की दोस्त हैं। वो जो है हर साल जो है, बल्कि 2 दफ़ा साल में चांद रात पे और उससे एक रात पहले रौनक बाज़ार की ऑर्गेनाइज है, रौनक बाज़ार लगाती हैं। सो आर यू एक्साइटेड और वेरी वेरी टायर्ड? वेरी स्ट्रेस्ड, वेरी स्ट्रेस्ड। अच्छा, ये मैं बताती चलूँ, शी इज अ न्यू मदर ऑल्सो। ऑलरेडी 2 बेटियां हैं और अभी एक छोटी सी बेबी, अगर कहीं से आपको उसकी आवाज आएगी। इतना यूनिक नाम है, लुजेन। लुजेन, माशाल्लाह। आई नो अ लुजेन, शी इज आल्सो, हां, देयर इज अ लुजेन ऑन दुबई ब्लिंग। वैसे महक झूठ नहीं बोलो, दुबई ब्लिंग देखा सारा है, मुझे पता है, देखा सारा। आई लव दुबई ब्लिंग, गिल्टी प्लेजर। सो यू आर सेइंग यू आर स्ट्रेस्ड बिकॉज़ आई थिंक एक ऑर्गेनाइज करना एक इवेंट वो वैसे ही बड़ा स्ट्रेसफुल है। व्हाट कैन पीपल एक्सपेक्ट दिस टाइम फ्रॉम रौनक बाज़ार? सो दिस टाइम वी एडेड अ कपल ऑफ, लाइक हमारे यूजुअली बच्चों का सेक्शन बहुत कम होता था, बिकॉज हम उस पर काम नहीं कर पाते थे, बिकॉज लास्ट मिनट होता था। अभी हमारे बच्चों का सेक्शन इज़ more than 40 by 40 feet, so it has like a lot of activities from VR to like snake and ladders to Ludo to everything. Then we have a Darwesh performance that is going to happen on the 28th. उसके बाद फिर हमने कवाली भी रखी है, और इस दफ़ा जो है ज़रा ज़्यादा बड़े पैमाने पे हो रही है। वी आर ट्राइंग कि हर साल जो है ना हम कोई एक एलिमेंट ऐसा ऐड करें जिससे लोग अट्रैक्ट हो और उनको हो कि हमें सिर्फ शॉपिंग और मेहंदी नहीं है, बट साथ में एंटरटेनमेंट भी है। और हमने बड़ी अच्छी मेहंदी लास्ट टाइम मैंने और जाले ने लगवाई थी। The same people are coming this time. अच्छा, मैं रौनक बाज़ार के हवाले से, एक तो हमने चांद रात को किया था जिसमें हम लोग सब मेहंदी लगवा रहे थे, और फिर देन आई वाज पार्टेकिंग इन रौनक बाज़ार in the next one that was KWF which is a Karachi Women's Festival. Yeah, so you do at least 2 to 3 festivals. Yes, हमें बहुत सारी जगहों पे प्लेटफॉर्म भी मिलना शुरू हो गया, हमें रिकग्निशन ऐसी हो गई है कि लोग हमें बोलते हैं कि आप जो आपकी ख़वातीन कम्युनिटी है उसमें से जो आना चाह रहे हैं हम उनको स्पेस दे रहे हैं आके वो अपना टैलेंट शोकेस करें। सो फॉर अस इट इज़ अ विन, बिकॉज जहाँ पर लोग शायद पैसे दे के जा रहे होते हैं, हमें वो प्लेटफॉर्म मिल जाते हैं, हम उसमें ख़वातीन को आगे प्रमोट कर सकते हैं। जाले वाज प्रेजिंग योर कंटेंट क्रिएशन, मुझे अभी याद है। आई एम अ फैन। मैंने इनको बोला हुआ है, मैं इनकी हर वीडियो के नीचे जाके यही लिखती हूँ, बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ गट्स टू बी प्रोड्यूसिंग टाइप ऑफ कंटेंट। अब कंटेंट आपको लग रहा है, you've gotten a criticism also on this. Yes, because एक तो वैसे भी I'm very vocal as you guys know, मैं बहुत ज़्यादा दोस्ती क्यों है हमारी? अब थोड़ा फिल्टर कर लेती हूँ, बिकॉज बैकलैश बहुत ज़्यादा थे, बट द प्रॉब्लम इज ख़वातीन से मुझे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलती है। आई बी वेरी ऑनेस्ट, जेन्युइनली बहुत ही कम फ्रैक्शन ऐसा होते हैं जो मतलब DMs में आके बातें सुनाते हैं, बट वो हम डिलीट कर देते हैं। टॉपिक्स इसमें बहुत सारे होते हैं, जैसे हम मैयत के ऊपर भी बात करते हैं, जैसे मैयत के घर में क्या चीज़ें होती हैं, ख़वातीन के जो इश्यूज़ होते हैं, जैसे हाइजीन इश्यूज़ हो जाते हैं, किसी समबडी इज़ अ न्यू मदर एंड उसको फिर हरासमेंट होती है हर तरह की कि आप ये टोटके कर लें, वो टोटके, या इवन प्रेगनेंसी में जिस तरह की चीज़ें होती हैं, अच्छा तुमने ये नहीं किया। फिर जैसे कलर पे बहुत बच्चियों की आज तक बात होती है, इट इज़ वेरी सैड कि हमारे पास अभी तक जो है ना गोरा लगने वाली क्रीम्स के ब्रांड्स है, बिकॉज नोबडी इज सो हैप्पी विद कि जो कलर है वो कलर है, उसको हम प्रमोट नहीं करते। तो ये बहुत सारे इश्यूज हैं जिन पर बात होती है। फीमेल से रिलेटेड हर इशू जो है ना हमारे माशरे में अनफॉर्चुनेटली टैबू बन जाता है। एग्जैक्टली, ठीक है, हम हाइजीन के ऊपर बात नहीं कर सकते, कमर्शियल्स देखेंगे। और जैसे अभी आप जिक्र करें थी कि व्हेन यू गो एंड बाय समथिंग, अ प्रोडक्ट, अ फीमेल हाइजीन प्रोडक्ट, आप जब खरीदने के लिए जाते हो
तो दे वांट टू हाइड इट, जैसे ये कोई शर्माने वाली शर्मिंदगी की कैसी चीज है कि आप इसको एनाटॉमी और बायोलॉजी जो है वो हम सबका बिल्कुल, और ये एक शर्मनाक बात तो है नहीं, क्योंकि ये जो है हमारी जो बॉडी है वो अल्लाह की तरफ से ये हमारा माशरती अलमिया मुझे समझ अच्छा हमारी जो हमारी आई डोंट नो अबाउट आपके बारे में, लेकिन आई रिमेंबर कि हमारी मेरी जो मदर या उनकी जनरेशन की जो खवातीन थी वो बहुत हाइड भी करती थी हर चीज़ को, बताना नहीं होता था उनको, बट लाइक अब थोड़ा सा माहौल चेंज हो गया। जैसे आई हैव बीन वेरी वोकल कि मैं अपनी बच्ची से बात करूँगी, आई हैव टू बी ओपन विद हर, क्योंकि बाहर से पता चलने से बेहतर है कि आपकी बच्ची या आपके बच्चों को आपसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले। यस, मैं पता है यहाँ पे प्लग इन करना चाहूँगी एक चीज़, गुड टच बैड टच वाली कहानी जो हमारी जनरेशन से शुरू हुई है ना, वो अब जो है फेडरल गवर्नमेंट में स्कूल्स में जो है मैंडेटरी हो गई है पंजाब में, कि वो अब स्कूल्स में बताया जाएगा बच्चों को, बाकायदा करिकुलम का हिस्सा बना दिया गया है, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। और कंटेंट क्रिएटर्स लाइक यू, लाइक पीपल और बतेरे और हैं जिन्होंने इस पे गुफ्तगू की है, और ये जो और आई थिंक आप लोगों की वजह से है, आई ऑनेस्टली फील दिस इज बिकॉज ऑफ पीपल बीइंग सो वोकल अबाउट इट, एंड स्पेशली मदर्स, एंड दिस इज मेजर कंसर्न जो नई मदर्स हैं उनके लिए भी, और वैसे भी कि ये चीजें बच्चों को पता हो, बच्चों को इनका इल्म दिया जाए, जबकि पहले लोग शर्माते थे इन चीजों से, बहुत ज्यादा शर्माते थे। मैं इवन आई डिडंट नो अबाउट एनीथिंग, माय मदर वाज नेवर टू क्लियर अबाउट इट। दोस्तों से चीजें पता चल रही थी, एंड आई थिंक दोस्तों से नहीं पता चलनी चाहिए, घर शुड बी अ सेफ हेवन। आपको बताओ मेरे साथ क्या हुआ था, सो द होल आइडिया अबाउट एवरीथिंग, तो जैसे मेरी पेरेंट्स के बीच में कोई हमारी कॉन्वर्सेशन नहीं हुई थी, मेरी दोस्त थी, उसकी मेट थी जिसकी शादी हुई थी, उसने चीज़ें बताना शुरू की, उसकी भी अम्मा ने कहीं से, लिटरली इतनी कोई थर्ड वॉइस से हमें, एंड देन यू स्टार्ट सेल्फ डाउटिंग द होल सिचुएशन। और कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है, कोई सही है, माँ बाप की जिम्मेदारी है कि बच्चों को इल्म दे उन सारी चीजों को लेके जो कि उनकी जिंदगी का एक हिस्सा बनेंगी, और जिनसे उनको इनके बारे में उनको पता होना चाहिए। प्लस दूसरी बात ये होती है, जब आप इसके बारे में वोकल होते हैं ना, तो खवातीन थोड़ा सा इसके बारे में बात करना शुरू करती है, वरना ऐसा होता है कि खवातीन ऑप्रेस रहती है। फॉर एज सिंपल एज कि अगर कोई प्रेग्नेंट रही है, उसका वेट गेन हुआ है, तो उसको पूरे खानदान के लोग बोलना शुरू कर देते हैं कि आपने तो वेट गेन किया। यस, वेट नहीं, जैसे मेरे घर में तो शीशा है नहीं ना, मैं तो देख ही नहीं सकती। एग्जैक्टली, एंड आपने अभी यू गिवन बर्थ, यू अंडरस्टैंड दैट कि खातून के लिए इट्स अ बिग जर्नी, मतलब यू नो, टू गो थ्रू बायोलॉजिकल जर्नी एंड एन इमोशनल जर्नी, एंड इट्स नॉट इजी टू कम बैक टू द सेम ओल्ड सेल्फ। एंड व्हाई शुड यू? Exactly. Why should you? To conform to your ideals? To other people. मेरी मर्जी, मेरी बॉडी है, मैं हेल्दी हूँ, हेल्दी हूँ सबसे ज़्यादा। And the pressure is too much ना, तो इससे it's not the body pressure, it's the emotion। and मेरे DMs में बहुत सारी खवातीन ऐसी आती हैं जिनके बहुत सारे इश्यूज होते हैं, फॉर एज सिंपल एज कि घर का खर्चा नहीं मिलना, ठीक है, बेसिक राइट एज यू नो, मतलब आज भी ऐसे लोग हैं, हम 2025 में बैठे हुए हैं जो खवातीन को जो कोई काम नहीं भी करें, उनके बेसिक अकाउंट्स नहीं हैं, उनको पॉकेट मनी नहीं मिलती, और वो घर पे ही होती हैं, वो यहाँ से वहाँ जा नहीं सकती, अपने पेरेंट्स के घर नहीं जा सकती, मतलब इट्स दिस बिग ऑफ अ डील। और मेरे डीएम्स में ऐसे लोग बहुत सारे आते हैं कि हमें बेसिक खर्चा नहीं मिलता, हमारी केयर नहीं होती है, हमसे पूरा दिन काम करवाया जाता है। तो अगर हम कहें ना 2025 में ये भी एक सॉर्ट ऑफ एक अनपेड लेबर ही हो गया ना, अगर आपने किसी से भी पूरे दिन काम करवाया अपने घर में और उनको खर्चा नहीं दिया है, तो अनपेड लेबर ही है, बिल्कुल एक अनपेड लेबर। जिसके बारे में बात वो भी नहीं करना चाहते हैं, और बोलते हैं नहीं दिस इज ओके, घर का पार्ट है। अच्छा महक, प्लीज स्टे विद अस, वी आर नाउ हेडेड टू आवर किचन, क्योंकि सोबिया जो है वो बिल्कुल खाने बना रही है, बिल्कुल सर पे है। और मैं तो काफी देर से सोच रही थी कि हम सोबिया की तरफ क्यों नहीं आए हैं नाज़रीन, और सोबिया की तरफ आने के लिए मैं सबसे पहले आपको बताती चलूँ, जल्दी हमारे हाइजीन पार्टनर हैं लाइफबॉय, इनसे आप हाथ धोएंगे तो आपके हाथ साफ रहेंगे। इसके साथ साथ विम, जिससे हमें खूबसूरती से सोबिया दिखाती है कि बर्तन कितने खूबसूरती से चमकते हैं और उस पर कोई रेजिड्यू भी नहीं रहता। और इसके साथ साथ है हमारे पास सनरिज, जिनका आटा जो है वो उसके अंदर बहुत सारी ग़िज़ाइयत है, और उसमें B12 है, विटामिन। एंड देन वी हैव ग्लैम गैस, जो ये चूल्हे और अप्लायंसेस के पार्टनर हैं हमारे, और किचन में जो भी खाना बनता है वो उसी पे बनता है। देन वी हैव पेप्सी किचन एंड पेप्सी ऑसम किचन की तरफ से ऑसम किचन, KFC जो हमारे फूड पार्टनर्स हैं, पेप्सी जो हमारे बेवरेज पार्टनर्स हैं, और शहताज और नौर जो कि हमारे कुकिंग पार्टनर्स हैं। तो हमारे ये जो पूरा शो आप तक लाने में इन सारे स्पॉन्सर्स का हाथ है, तो इन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी सोबिया, आपने हमें बताया कि आपने ये एक तो पहले प्लीज़ ये डिश को देख लीजिए, इन्होंने वो बना के लगा तो दी है, लेकिन उसके बाद उन्होंने फ्लेयर दिया ना, ये पेंट वाला, जो आई एम ऑलवेज इम्प्रेस्ड। इसके साथ मैंने एक साउंड इफेक्ट ऐड किया, वेरी नाइस, आई लाइक इट, टिक टिक। हाँ जी,
सो ये है साते चिकन, ये है साते चिकन विद पीनट सॉस। और बेसिकली साते का मतलब ये होता है एनी मीट जो 1 बाइट हो, जो स्क्यूअर पर अटैच हो और इसके साथ जो है पीनट सॉस सर्व की जाए। वो कोई भी आप स्टाइल में बना सकते हैं। मैंने पीनट बटर और सराचा वगैरह को बहुत हसीन खुशबू आ रही है। अच्छा, मुझे लगा था ये पीनट सॉस इस पे कोट होगी। वो भी है, वो मैरिनेशन हमने की शैलेट और ग्रीन अनियन के ऊपर वाइट पार्ट की, और हमने सारे मसाले डाल के उसकी मैरिनेशन तो की। पर जब वो ग्रिल हो रहा था तो मैंने उसको ब्रश लेके ब्रश भी किया और ताकि उसका फ्लेवर इन्फ्यूज हो। अच्छा। और फिर हमने साइड पे भी सर्व किए, क्योंकि कुछ लोगों को ज़्यादा वो सॉस लगा के खाने का भी होता है। शौक है, मेरे शौहर उनमें से एक हैं जो कि बहुत पसंद करते हैं। मैं भी खुद वो तो इतना कोई से ऑर्डर भी करेंगे ना तो जैसे 5 सॉसेस, एक्स्ट्रा सॉसेस प्लीज। 2 लोग हैं, वो सॉस आ भी रही है, उसके अलावा 5 सॉसेस। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं तुम चिकन के साथ सॉस नहीं, सॉस के साथ चिकन खा। सेम आई थिंक हम सब, आई थिंक ईस्टर्नर्स का इशू है, बिकॉज मुझे भी, मैं अचार कॉन्डिमेंट ज्यादा पसंद है। मुझे खाना थोड़ा खाऊंगी। फाइनली कुछ हमारा सिमिलरली का ओह माय गॉड, इतना टाइम के बाद। अच्छा, आज जो है हम लोग बात कर रहे हैं करारदाद पाकिस्तान। आज जो है वो पास की गई थी, 23 मार्च है, 1940 में हुआ था। अभी हमने जो डिस्कशन की है आप सुनती रही होंगी, आइडेंटिटी क्राइसिस के हवाले से है। तो आपको क्या लगता है कि हम सब आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार क्यों हैं? आई थिंक हम अपनी आइडेंटिटी को बहुत ज़्यादा कमतर समझते हैं कि वी आर नथिंग। अगर मैं किचन में खड़ी हूँ तो मैं बोलूँ यार मैं तो अभी किचन में खड़ी हूँ, the host are sitting on the camera 24/7 but I am so much inactive, like नहीं, this is my job, this is my identity। इनकी आइडेंटिटी इनके पास है, मेरी आइडेंटिटी मेरे पास है, जो गेस्ट आते हैं उनकी आइडेंटिटी उनके पास है। मुझे लगता है कोई किसी से किसी की आइडेंटिटी स्नैच नहीं कर सकता, कोई किसी से ऊपर नहीं है, कोई किसी से नीचे नहीं है, मिलकर ही काम करते हैं। मुझे लगता है अक्सर हम कहते हैं ना कि यार तरीके से बहुत अच्छा बयान किया, you were so spot on कि कोई किसी से जो है ना कि कोई किसी के ऊपर सवार नहीं हो सकता। क्योंकि हम बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं। अगर मेरे साथ कोई और भी शेफ आगे खड़ा रहेगा ना, मैं कहूँगी वाओ यार यू वर्क सो गुड, क्योंकि आप सीख रहे हैं, आप अच्छा कर रहे हैं। हम दोनों शेफ हैं बट हमारी आइडेंटिटी डिफरेंट। सोबिया का ये जो मैसेज था उसने बड़ी अच्छी से जो है ना इनकम्पास किया जो हमारा आज का टॉपिक था, उसको लेके इन्होंने बड़ा अच्छा बयान किया। थैंक यू सो मच सोबिया। थैंक यू महक फॉर जॉइनिंग अस। हमारा जो आज का शो है वो यहीं मुकम्मल होगा नाज़रीन, लेकिन हम कल फिर यहाँ मौजूद होंगे आपके साथ जहाने पाकिस्तान पे 365 पे। अभी के लिए हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज़।